हेलो फ्रेंड्स, इन टुडे सेशन वी आर कंटिन्यूइंग अवर घटनाचक्र साइंस सीरीज। इसको कंटिन्यू करते हुए हम अपने फिजिक्स को पढ़ने वाले हैं एंड फिजिक्स कंटिन्यूटी में चल रहा है, जहाँ पे अपना नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे विच इज़ ऑन दी ऑप्टिक्स। अब तक के डिस्कशन में हमने कुछ फिजिकल मैटर तक फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के चैप्टर्स को डिस्कस कर लिया है। यहाँ पे देखिए, इन दोनों चैप्टर्स के मैंने जो पीवाईक्यूज थे, आपको थोड़े बहुत पीवाईक्यूज सॉल्व कराए थे एंड कुछ होमवर्क में दे दिए थे। होमवर्क में जो न्यूमेरिकल पार्ट था, अब ये क्या है कि न्यूमेरिकल पार्ट आप अपने से सॉल्व करेंगे एंड इसको मैं आफ्टर दिस सीरीज कंप्लीटेशन, जैसे फिजिक्स कंप्लीट होगा तो कुछ जैसे फार्मूलाज हैं उनके डेरिवेशन के साथ जो आपको नेसेसरी है क्वेश्चन को समझने के लिए, जो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है उनका एक अलग से सेपरेट क्लास ले आऊंगा। तो डोंट वरी कि आप ये सोचे कि मैंने ये चैप्टर में क्वेश्चन स्किप किए हैं, तो उसको कवर किया जाएगा। जैसे देखिए, मैंने बायोलॉजी पढ़ाई, बायोलॉजी पूरी कंप्लीट कर दी है। ठीक, बायोलॉजी कंप्लीट करने के बाद आपको एक चैप्टर जो है कि मैंने अभी पॉज पे रख दिया है। क्यों? क्योंकि ये जेनेटिक इंजीनियरिंग और बायोटेक्नोलॉजी वाला, इसके हमें कुछ कोर कॉन्सेप्ट जानने होंगे और फिर जो है कि बिफोर प्रीलिम्स से पहले पढ़ जाएगा। तो ये करंट ओरिएंटेड चैप्टर रहता है, जिसमें जितना ज़्यादा करंट्स हम बिफोर प्रीलिम्स पढ़ेंगे उतना ज़्यादा वेटेज रहेगा हमारे प्रीलिम्स के लिए, जो हमारा यूपीपीएससी प्रीलिम्स होने वाला है 2026 का 6 दिसंबर को। दैट्स वाई ये होल्ड पे है। और बाकी मिसलेनियस आप होमवर्क में सॉल्व कीजिए। ये रिलेटिवली इन्हीं चैप्टर से ड्राइव करके क्वेश्चंस आते हैं बायोलॉजी के, तो होपफुली आप ये कर लेंगे। और बायोलॉजी तो पूरी इफिशिएंटली कंप्लीट हो गई है, जो आप प्लेलिस्ट से फॉलो कर सकते हैं, विच इज़ ऑन दी अवर चैनल साइंस घटनाचक्र की सीरीज में। ये आपको सारे लेक्चर्स एक जगह प्लेलिस्ट में मिलेंगे। इसी तरीके से इकोनॉमी ऑनगोइंग सीरीज है, जो हम चैप्टर वाइज कवर कर रहे हैं। पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये सब ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। एंड यहाँ पे क्या था, फिजिक्स के हमने कुछ लेक्चर्स करके, ये 3 क्लासेस इसके और ये 2 हमने इसके थ्योरी वाले पार्ट और सम क्वेश्चंस पीवाईक्यूज को अटेंड किए थे, और फिर इसको होल्ड पे रख दिया था बिकॉज वी जम्प टू दी कंप्लीटिंग टू बायोलॉजी। बायोलॉजी कंप्लीट कर ली है, अब जो है कि फिजिक्स पूरी कंप्लीट कर लेंगे, फिर हम जो है कि डायरेक्ट केमिस्ट्री पे मूव करेंगे। तो विद दिस नोट स्टार्ट करते हैं अपने ऑप्टिक्स वाले चैप्टर को ब्रीफली। और यहाँ पे ये आपका टेलीग्राम चैनल है, जिसको आप ज्वाइन कर लेंगे। एंड अगेन डिस्क्लेमर, जो हमने क्वेश्चंस न्यूमेरिकल वाले छोड़े हैं, पीवाईक्यू न्यूमेरिकल्स ऑफ दी मैकेनिक्स एंड फिजिकल मैटर, ठीक, इसके 2 चैप्टर के मैकेनिक्स एंड फिजिकल मैटर के, उनको हम ऑनगोइंग क्लासेस में, जब ये खत्म हो जाएगा फिर आफ्टर दैट मैं कंप्लीट करा दूंगा एक सेशन में आपके फॉर्मूले के साथ। So let's begin our discussion. So agenda of the class is the optics. Optics के बारे में पढ़ना है। तो ये ऑप्टिक्स चैप्टर है जो हम पढ़ते हैं, तो ये क्या है? इट इज़ नथिंग एल्स बट स्टडी ऑफ द बिहेवियर ऑफ लाइट। ये क्या है? स्टडी ऑफ लाइट बिहेवियर। देखिए, लाइट के बिहेवियर के स्टडी को हम लोग जो है कि ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं। ये इंक्लूड करता है लाइक वाइज ये फिनोमिनाज लाइक व्हाट, रिफ्लेक्शन को इंक्लूड करेगा ये, ठीक, आपका रिफ्रैक्शन हो गया, रिफ्रैक्शन, वेव फिनोमिनाज, इनको जो है कि ये इंक्लूड करता है। ये और हमारे जो है कि जीएस थर्ड पार्ट में साइंस में ये आता है, एनसीईआरटी का कोर कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे अगर आपने एनसीईआरटी उठाएंगे तो लाइट एंड रिफ्लेक्शन वाला चैप्टर ऑफ द लाइट एंड रिफ्लेक्शन वाला चैप्टर ऑफ एनसीईआरटी क्लास 9th एंड रे ऑप्टिक्स वाला चैप्टर, ये दोनों एनसीईआरटी से ये चैप्टर आपको रीड कर लेंगे। और बाकी जो भी थ्योरेटिकल पार्ट है, मैंने यहाँ पे काफ़ी अच्छे से नोट्स लगा रखे हैं, आपको मैं दिखाऊं तो इसको जो है कि एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये सब जो है कि फिर आपको ईजिली जो है कि चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो हम पहले थोड़ा गो थ्रू करेंगे इन नोट्स के थ्रू, चीज़ों को समझेंगे, फिर हम इसके पीवाईक्यूज को अटेंड करेंगे। सो विद दिस नोट जल्दी से अपने डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। और कुछ बेसिक सी बातें बता दूं, ये इस ऑप्टिक चैप्टर्स में आप पढ़ते क्या क्या है। अगर हम बात करते हैं इस ऑप्टिक्स की, तो इन दिस वी स्टडी अबाउट द रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक, आप क्या पढ़ते हैं इसमें? वी स्टडी अबाउट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, जिसमें आप क्या देखते हैं? यू स्टडी अबाउट द लॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन। ठीक, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करते हैं, जिसमें एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, नॉर्मल लाइन, ये सब आती है। स्पेरिकल मिरर की बात करते हैं, किसकी? स्पेरिकल मिरर की बात होती है इसमें। इसमें आपको कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स दोनों आ जाता है। क्या? कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर बोथ जो है इंक्लूड होता है। ठीक, कॉन्वेक्स मिरर। फिर इसमें जो है कि और देखें तो आपके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया। ठीक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो आपकी स्पीड ऑफ लाइट अपन में वर्किंग करते हैं, सी बाई एम का फॉर्मूला होता है। हाँ, सी बाई एम नहीं, सी बाई वी का फॉर्मूला होता है, यहीं पे देखना होगा, सी बाई वी का फॉर्मूला होता है आपकी लाइट स्पीड अपन में जो ये। तो हम ये सब भी देखेंगे। देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बाद बात करें तो इसमें टी आई आर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जो हमारे ऑप्टिकल फाइबर होते हैं जिसपे बेस्ड होते हैं। ठीक, इसमें जो है कि ऑप्टिकल फाइबर और मिराज का जो है कि यूज़ है। ठीक, मिराजेस का इसके वजह से होता है। मिराजेस क्या होते हैं? जो आपके डेजर्ट्स में दिखते हैं, वो मिराजेस की बात है। यहाँ पे मिग हमारा जो है कि फाइटर जेट की बात नहीं है। फिर इसके बाद आपको एक टॉपिक ये हो गया। देन नेक्स्ट टॉपिक देखने को मिलेगा कौन सा? आपका डिस्पर्सन एंड स्कैटरिंग। अब ये इसमें जो है कि क्या देखने को मिलता है? डिस्पर्सन एंड स्कैटरिंग में आप देखते हैं
जो भी आपकी लाइट, जैसे स्काई जो है ब्लू, और जो स्काई जो है ब्लू है, ठीक, स्काई कैसा है, ब्लू, पर इसमें रेड ह्यू क्यों दिखता है, ठीक, ये आपको रेड ह्यू अपीयरेंस क्यों दिखता है। सनराइज एंड सनसाइड पे जो है कि आपकी स्कैटरिंग ऑफ लाइट की होती है। जो रेनबो है उसका फिनोमिना देखेंगे। प्रिज्म से जो है कि लाइट रिफ्लेक्शन है, तो इसके बारे में जानेंगे। फिर देन आपका ऑप्टिकल पार्ट आता है कि कौन सा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, ठीक, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, जिसमें आप क्या देखते हैं, हमारे प्रिंसिपल ऑफ द ह्यूमन आई, ठीक, इसमें क्या पढ़ते हैं आप, प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन आई, कैसे हमारी आंखें काम करती हैं ह्यूमन आई के लिए। फिर इसमें मायोपिया हो गया, ठीक, हाइपरट्रोपिया जो हमारी डिसीजेज हैं उससे जो है कि कौन कौन से लेंस काम आते हैं, यहाँ पे जो है कि इसके बारे में स्टडी की जाएगी। जैसे मायोपिया में आपका कौन सा लेंस आता है, लेट मी नो, अगर ब्रीफली आपको याद रहना चाहिए। मायोपिया में हम लोग जो है कि मायोपिया एंड कॉनकेव जो है कि साथ में पढ़ते हैं, ठीक। हाँ, यहाँ पे जो है आपका हाइपर मेट्रोपिया जो होता है, हाइपर मेट्रोपिया अगर मैं बताऊँ तो एक मिनट इसको क्लियरली लिख देता हूँ मैं। हाइपर मेट्रोपिया में कॉन्वेक्स यूज होता है, ठीक। तो ये सब चीज़ें जो है कि ब्रीफली हम आगे पढ़ने वाले हैं। फिर आपके मॉडर्न एप्लीकेशन से कुछ अगर इसकी बात करें तो अब जगह तो बची नहीं, यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे आपके मॉडर्न एप्लीकेशंस हैं। आपके मॉडर्न एप्लीकेशंस कौन कौन से हैं, ठीक, यहाँ पे जैसे आपके ट्रैक यूज ऑफ द लेज़र हो गया, लेज़र में यूज़ करे जाना इसको, एलईडीज में यूज़ करना, फाइबर ऑप्टिक्स जो है आपकी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन हो गया, इन सब में यूज़ होना। तो इस चैप्टर का वाइड एप्लीकेशन है। तो इस वाइड एप्लीकेशन को हम जो है कि स्मूथली कवर करने वाले हैं आज के डिस्कशन में। और यहाँ देखेंगे कुछ बेसिक चीज़ें मैं बता दूंगा, फिर विद ऑन होल्डिंग जो है कि हमारे क्वेश्चंस के साथ मैं ये चीज़ें समझाऊंगा। तो आपको इसमें देखिए बहुत सारे क्वेश्चन है, आपको मेजरली 160-70 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इसमें में भी ये 2-2.5 घंटे से ऊपर का ही डिस्कशन होगा। तो इसको 2 पार्ट में हम कवर करने वाले हैं। तो आई होप इतनी सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बेसिकली हमें आज क्या पढ़ना है इसका आपको ओवरऑल आइडिया मिल गया होगा कि ऑप्टिक्स क्या है, स्टडी ऑफ द लाइट बिहेवियर। इसमें रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और वेव फिनोमेना की बात होती है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, डिस्पर्जन, स्कैटरिंग, ऑप्टिकल, और जो है कि मॉडर्न एप्लीकेशंस क्या क्या है, इस चैप्टर का जो है कि बेसिक एजेंडा है। तो ये सब थोड़ा होल्ड पे रखते हैं, पहले आइए कुछ बेसिक्स जानते हैं। व्हाट आर दी इंपॉर्टेंट टर्म रिलेटेड टू द मिरर, ठीक, मिरर से रिलेटेड टर्म हमको इंपॉर्टेंटली जाननी है। फिर उसके बाद जो है कि बताएंगे। देखिए कोई सी भी चीज़ हो, आप थोड़ा सा अगर बेसिक्स में बताऊं तो एक प्लेन मिरर है, ठीक, ये क्या कहते हैं, प्लेन मिरर है। तो आप जानते हैं इस पर कोई भी लाइट फॉल करेगी, कोई भी लाइट फॉल करेगी तो क्या करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी। तो जो फॉलिंग लाइट है इसको हम लोग क्या, कौन सी लाइट बोलते हैं, द फॉलिंग लाइट इज कॉल्ड दी योर इंसिडेंट रे। ये हमारी क्या कहलाती है, इंसिडेंट रे कहलाती है। और यहीं पे आपको क्या बनेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट बनेगा। और ये प्लेन मिरर से जो रिफ्लेक्ट होती है इसको क्या कहते हैं हम लोग, रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। और यहाँ पे क्या मिलेगा, इंसिडेंट एंगल ऑफ द रिफ्लेक्शन बनेगा, ठीक। और यही आपका एक पहला जो है कि रिफ्लेक्शन का लॉ है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये पहला लॉ होता है। देन सेकंड लॉ क्या कहता है, जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट, इसमें जो है कि देखेंगे कि अगर यहाँ हम नॉर्मल ड्रॉ करें तो ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड दी नॉर्मल, दे ऑल लाई ऑन ए सेम प्लेन, दे ऑल लाई ऑन सेम प्लेन। तो ये सारी चीजें हैं बेसिक्स, इतना जो है कि बेसिक एजेंडा आपको पता रहना चाहिए। देन इसके बाद हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म की, जो इस इमेज से मैं ड्राइव करूंगा, ठीक, इस इमेज से जो है कि आपको समझाऊंगा। तो लेट्स रीड दिस डेफिनेशन। ये जो है कि डेफिनेशन आप पढ़ेंगे, ये क्या लिखा हुआ है, पोल। अब पोल क्या है कि सेंटर पॉइंट ऑफ द प्लेन मिरर थ्रू विच द प्रिंसिपल एक्सिस पासिस थ्रू द मिरर इज कॉल्ड द पोल। तो यहाँ पे 2 वर्ड आ गए, कौन से, एक तो आ गया ये प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, ठीक, ये सेंटर पॉइंट ऑफ द मिरर क्या होता है, जिसे हम क्या कह रहे हैं, पोल कह रहे हैं। तो देखिए कोई भी मिरर है वो 2 टाइप के होते हैं। ये वाला को है कि आपको अगर एक चम्मच स्पून लेते हैं, अगर मैं स्पून का एक कर्वेचर बनाऊं तो जो अंदर वाला पार्ट है वो कैसा ऐसा दिखता है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉन केव। केव मतलब गुफा, तो कॉनकेव मतलब ये अंदर की साइड होगा। कॉनवेक्स, वैक्स मतलब बाहर निकला हुआ, तो ये ऐसे बनेगा। तो ये कॉन्वेक्स हो गया, ये कॉनकेव हो गया। तो ये याद रखेंगे, ये लेंस हो चाहे मिरर हो, कॉनकेव, कॉनकेव मिरर होगा तो वो इस तरह से दिखेगा, ठीक। यहाँ पे जो है कि एक साइड पॉलिश्ड होती है मिरर की। कॉन्वेक्स होगा तो ये हमारा जो है इस तरीके से दिखेगा, ठीक। तो ये ब्रीफली है, ये कॉनकेव हो गया, ये कॉन्वेक्स हो गया। तो ये चीज़ की बेसिक डिफरेंस आप याद रखेंगे। देन जो है यहाँ पे हम नेक्स्ट देखते हैं, क्या हमारा जो है कि पोल पे क्या है, सेंटर ऑफ पॉइंट ऑफ मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस और पोल। तो ये क्या होगा, पोल देखिए क्या होगा, पी इज द सेंटर, इसे पोल कहेंगे, ये सेंटर एक्सिस हो गया।
ये जो लाइन बनेगी सेंटर की, इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। दिस इज कॉल्ड दी प्रिंसिपल एक्सिस। देखेंगे इसको, ये जो लाइन है, लेट मी ड्रॉ, ये जो है कि आई होप इसको समझ रहे होंगे, ये वाली जो मेन लाइन है इसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे। और पोल क्या होगा, जो ये सेंटर पॉइंट बनेगा जहाँ पे ये लाइन एंड होगी, अटैच होगी, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, पोल कहेंगे। इस चीज को क्या कहेंगे, ये चीज है आपकी अपर्चर, जिसपे जो है कि आपका क्या है, मेन ये चीज बनी हुई है रिफ्लेक्शन, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, अपर्चर कहते हैं। ठीक, देन इसके बाद एक नेक्स्ट डेफिनेशन देखेंगे प्रिंसिपल एक्सिस की। स्ट्रेट लाइन जो है, आई होप ये पोल और ये जो कि समझ में आ गया, सेंटर पॉइंट ऑफ द मिरर जो प्रिंसिपल एक्सिस से पास हो उसे पोल कहते हैं। और प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, स्ट्रेट लाइन है, पासिस थ्रू द पोल एंड द सेंटर ऑफ द कर्वेचर इज कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर इसे कहेंगे, ये जो पॉइंट होता है हमारा, जैसे आपका कोई भी मिरर है तो वो स्पेरिकल शेप होता है। ठीक, स्पेरिकल शेप होता है, इसको हम लोग तोड़ देते हैं। ठीक, यहाँ से मान लीजिए तोड़ तोड़ दिया, तो इसका जो सेंटर होगा, ये सेंटर ऑफ जो है कर्वेचर रहेगा, ये जो है कि आपका पूरा क्या है, इसको कर्वेचर बोलते हैं। तो ये आपका एक रेडियस है, तो ये सेंटर ऑफ द कर्वेचर क्या होगा, आपका इसके बीच का पॉइंट होगा। तो इमेजिन करना है क्या, ये कोई भी मिरर स्पेरिकल शेप का है, ठीक, इसका एक सेंटर है, ठीक, इसको हमने तोड़ दिया है। ठीक, तो हमसे क्या मिला है, जो है कॉन्वेक्स मिरर मिला है। तो यही आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या कहलाता है, ये वाला पॉइंट। ठीक, प्रिंसिपल एक्सिस क्या कहलाएगी, ये वाली जो लाइन है इसको प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे। यहाँ पे क्या होगा, पोल होगा जिससे वो पास होगा। फिर नेक्स्ट आता है आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखिए, आप सेंटर ऑफ कर्वेचर आप समझ जाएंगे, द सेंटर ऑफ द स्फीयर, सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑन विच मिरर और लेंस इज अपार्ट कॉल द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये डेफिनेशन भी आपको करेक्ट हो गई होगी, पोल, प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये तीन डेफिनेशन आई होप आपको क्लियर हो गई होगी कि सेंटर ऑफ स्फीयर में जो भी मिरर और लेंस है उसको हम अगर तोड़ दे रहे हैं तो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी समझ लीजिए, जो रेडियस ऑफ द स्फीयर होगा ऑफ विच मिरर और लेंस इज अपार्ट फ्रॉम द रेडियस, हाँ, इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। मींस रेडियस, देखिए अब ये आपका क्या है, लेट मी ड्रॉ इट। अब यहाँ पे आपको देखिए थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा, ये मैं ड्रॉ कर रहा हूँ क्या, एक स्फीयर। ठीक, अब इसमें एक ये लाइन है, इसको हमने क्या कर दिया, यहाँ पे सी है और यहाँ से इसको कर दिया ब्रोक। ठीक, आपकी ये क्या हुई, एक तो ये वाली लाइन जो मिलेगी आपको, सी और ओ, ओ सी क्या हो जाएगी, ओ सी इज दी, सॉरी, सी आपका हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक, सी इज द सेंटर ऑफ द कर्वेचर। ओ क्या हो जाएगा, पोल हो जाएगा। अब ये ओ सी क्या है, ओ सी इज इक्वल्स टू द रेडियस ऑफ द कर्वेचर। ये जो है कि आप देखेंगे ओ सी क्या है, रेडियस ऑफ द कर्वेचर है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जो फॉर्म हो रहा है वही हमारा सेंटर से लेके वो रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाता है। ठीक, देन जो है कि एफ, ये ओ एफ हो गया, ये हमारा जो है कि एक हमारा क्या कहलाएगा, फोकल पॉइंट और फोकस। इट इज द पॉइंट वेयर ऑल रेज मीट व्हेन वी गेट ए शार्प इमेज। यहाँ पे जो है कि शार्प इमेज बनेगी, इसे हम जो है कि फोकल पॉइंट कहते हैं। तो ये ओ और एफ, यहाँ पे एक जो है कि एफ पॉइंट आएगा, जिसे हम लोग ओ एफ को क्या कहेंगे, फोकल पॉइंट कहेंगे। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ठीक, ऊपर लिखा हुआ है, इसको हम लोग फोकल पॉइंट कहेंगे। अब इस पे जो है कि आपके कोई भी प्रिंसिपल फोकस आ रहा है, मीन्स कोई लाइट आ रही है, तो उसको हम लोग प्रिंसिपल फोकस लाइन कहते हैं, इसकी रिफ्लेक्टेड लाइन कहते हैं। ठीक, आपके इससे जो है कि पैरेलल रेज, ये सब जो है कि बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। तो अभी तक जो मैंने आपको जो है कि 5-10 मिनट में जो चीज़ बताई, वो इंपॉर्टेंट टर्म्स तो रिलेटेड टू मिरर बताई हैं, और ये हर जगह यूज होगी गाइस, लेंस में भी केस में, बस मिरर की जगह लेंस कर देना है। ठीक, तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो क्या क्या समझ में आ गया है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा, जिस पेयर को तोड़ के बनाएंगे वो सेंटर ऑफ कर्वेचर है। एंड पॉइंट क्या होगा, पोल होगा। फिर जो है कि बीच में इसके फोकल पॉइंट बनेगा। फोकल पॉइंट कहाँ क्या होता है, जहाँ पे आपकी इमेजेस जो है कि बन के आती हैं। ठीक, रेडियस ऑफ कर्वेचर किसे कहेंगे, जो ओ सी लाइन है, ठीक, यहाँ से पोल से लेके जो है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर को, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करने वाली लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। फोकल लेंथ किसे कहते हैं, जहाँ पे इमेज शार्प बन रही हो, पोल से फोकल पॉइंट को हम क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं फोकल पॉइंट कहते हैं। फोकल लेंथ जिसे कह सकते हैं, डिस्टेंस फ्रॉम द पोल टू द फोकल पॉइंट इज कॉल्ड द फोकल लेंथ। ठीक, फोकल पॉइंट फोकस, ये जो है कि रट लेना डेफिनेशंस, काफी काफी क्वेश्चंस में काम आएंगी। और समझ में आ गया हो तो थम्स अप कर देना, लाइक वाइक करके अपना अपना सपोर्ट दिखा सकते हैं और बता सकते हैं ये आपको समझ में आ गया है कि नहीं। देन रिफ्लेक्शन एंड द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बता दिया मैंने कि रिफ्लेक्शन क्या है। रिफ्लेक्शन इज द फिनोमिना इन विच द लाइट ट्रैवलिंग इन ए वन मीडियम दैट गेट्स द इंसिडेंट ऑन द सरफेस, और सेकंड मीडियम जो है कि रिटर्न करती है फर्स्ट मीडियम से, ओबे करता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को। तो आपका लिस्टेड बिलो है कि इंसिडेंट रे, क्या इंसिडेंट रे आपकी आई रिफ्लेक्टेड द रे नॉर्मल टू द सरफेस, फोकल पॉइंट ऑफ द इंसिडेंट ऑन दिस लाई ऑन द सेम प्लेन,
और जो है कि इंसिडेंट होगा रिफ्लेक्शन के इक्वल, ये मैंने ऊपर बता दिया। दिस इज व्हाट, दिस इज योर प्लेन मिरर, इंसिडेंट रे, और ये यहाँ पे जो एंगल्स होंगे, ठीक, क्या होंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंट और जो है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होगा। मैंने थोड़ा जो है कि इसमें इस तरफ बना दिया है, इसको अंदर साइड में कर लेंगे, ठीक। यहाँ पे लेट मी रीड्रॉ इट, नहीं तो ये गड़बड़ हो जाएगा। एक मिनट गाइस, सॉरी फॉर दिस, लेट मी, इसको जो है अंदर बना लीजिएगा, ठीक। यहाँ पे ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है, ये रिफ्लेक्शन है, तो ये आप ब्रीफली याद रखेंगे। देन जो है यहाँ पे ये चीज़ें तो मैंने समझा दी। फिर क्या है रिफ्रैक्शन और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है। देखिए रिफ्रैक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन एक फिनोमिना है, रिफ्रैक्शन एक फिनोमिना है जहाँ पे देयर इज ए चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट एज इट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। मतलब रिफ्रैक्शन अगर आप देखें तो ये क्या है, हमारा वाटर है किसी जार में या गिलास में, तो आप एक पेंसिल अगर यहाँ पे डुबोते हैं, ठीक, यहाँ पे जो है कि अगर मैं पेंसिल बनाऊँ तो लेट्स सपोज दिस इज द पेंसिल, बट आपको ये स्ट्रेट ना दिख के, ठीक, ये पेंसिल स्ट्रेट ना दिख के हल्की सी क्या दिखेगी, इन्वर्टेड। मतलब ये स्ट्रेट दिखनी चाहिए, ये हल्की सी अंदर जाके इन्वर्टेड दिखेगी। वो किसी वजह से दिखती है, ड्यू टू द चेंज ऑफ द मीडियम, डेंसिटी चेंज होने की वजह से ये आपका थोड़ा सा चेंज दिखता है। लाइट की स्पीड जो है कि ट्रेवल जो होती है अदर अदर मीडियम में थोड़ा हो जाता है, जैसे रेयरर से डेंसर जाएगी। अभी ये सब क्वेश्चंस में हम करेंगे कि रेयरर से डेंसर जाएगी तो किस तरफ मुड़ेगी, थी, ठीक, रेयरर से डेंसर मूव कर रही है, डेंसर से रेयरर मूव कर रही है तो किस तरफ शिफ्ट होगी। वी विल ऑल डू डी दैट, कि नॉर्मल लाइन के लेफ्ट में जाएगी कि राइट में जाएगी, तो ये सब आपको क्यूरियोसिटी बना के रखनी है, आगे सभी सॉल्व होगी। फिर यहाँ पे देखेंगे कॉन्सिक्वेंट बेंडिंग ऑफ द रे लाइट जो है इंसिडेंट की ऑब्लिगेट करेगी सेपरेशन ऑफ द टू मीडियम, इसे ही हम रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट कहते हैं। एंड दीज आर द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। कौन से, यहाँ पे देखेंगे आपका क्या है, यहाँ पे एयर है, ठीक, यहाँ पे गिलास है, तो ये हमारी नॉर्मल लाइन है। इसमें क्या होगा, रिफ्लेक्शन में क्या होता, रिफ्लेक्शन में यहीं पे ये जो है कि रिफ्लेक्ट कर जाती है और ये एंगल रिफ्लेक्ट बन जाता, पर ये यहाँ पे नीचे आया तो ये रिफ्लेक्ट किया, मतलब इसको जाना चाहिए था नॉर्मल से ऐसे, बट ये किधर आ गया, आपके राइट में बेंड कर गया, तो ये क्या हो गया, रिफ्रैक्टेड रे हो गई। तो इसको आप ब्रीफली याद रखेंगे। तो पहला जो है कि क्या पॉइंट है कि इंसिडेंट रे एंड द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू ए रिफ्रैक्टिंग सरफेस एट ए पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाई इन द सेम प्लेन लाइक वाइज योर मिरर में। तो यहाँ पे आपका क्या, एंगल ऑफ द इंसिडेंट, एंगल ऑफ द रिफ्रैक्शन एंड एंगल ऑफ द नॉर्मल, मतलब नॉर्मल पॉइंट, यहाँ पे नॉर्मल पॉइंट जो है एन, ये तीनों कहाँ होंगे, एक सेम प्लेन पे होंगे, ये सेम प्लेन ओ पे होंगे। फिर फॉर ए गिवन पेयर ऑफ द मीडिया द लाइट ऑफ द गिवन वेवलेंथ द रेशियो ऑफ द साइन एंगल ऑफ द इंसिडेंट एंड साइन एंगल ऑफ द रिफ्रैक्शन इज द कांस्टेंट। मतलब कि क्या कह रहा है, ये जो एंगल है आई मीन, जैसे आप साइन थीटा कॉस थीटा पढ़ते हैं, साइन थीटा, तो ये साइन थीटा हमारे इंसिडेंट का साइन आई, ठीक, क्या साइन आई और अपॉन साइन आर मीन साइन आई अपॉन में साइन आर इज ऑलवेज रिमेन्स द कांस्टेंट, ये हमेशा जो है कि कांस्टेंट कहलाएगा। और इस लॉ को क्या कहते हैं, इस लॉ को आप लोग कहते हैं स्नेल्स लॉ। ये जो है कि क्या है, स्नेल्स लॉ है। यहाँ पे आप कोई भी देखिए क्या है, यहाँ पे हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द एंगल ऑफ साइन थीटा इज ऑलवेज द कांस्टेंट। कांस्टेंट रहने का मतलब है यहाँ पे आपको कांस्टेंट इक्वेशन जो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मीडियम 2 से विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 निकाला जाता है, ठीक, इसी को हम लोग स्नेल्स लॉ कहते हैं। तो आई होप इतना ब्रीफली आपको क्लियर हुआ होगा। तो स्नेल्स लॉ क्या होता है, साइन आई अपॉन में साइन आर अब इज इक्वल्स टू कोई एक कांस्टेंट, जो हमारे मीडियम को कांस्टेंट लिया जाएगा। फिर इसके बाद कुछ फैक्टर होते हैं जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हमारे जो है कि अफेक्ट करते हैं। तो आपका जो है कि पहला फैक्टर है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम डिपेंड्स ऑन द नेचर एंड टेम्परेचर ऑफ द मीडियम, ठीक, पहला जो है कि किसका कैसा नेचर है और कैसा टेम्परेचर है, मीन्स ठंडा गर्म, और जो है आपका व्हाट टाइप ऑफ सॉलिड है, लिक्विड है, ठीक, लिक्विड है गैसियस है, कैसा नेचर है, उस पर जो है कि डिपेंड करेगा। इट डिपेंड ऑन द कलर ऑफ लाइट ऑफ द रे ऑल्सो, ये 3 पॉइंट पे डिपेंड करता है। फिर जो है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक जो है कि ऑप्टिकल प्रॉपर्टी है, जहाँ पे एनी इम्प्योरिटी ऐड कर देंगे मीडियम में, इट अल्टर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। मतलब कि आप जैसे कि नॉर्मल वाटर है, इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है कि कुछ और होगा, बट इसमें सॉल्ट डाल देंगे तो कुछ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा, ठीक। तो ये हमारा क्या करता है, अल्टर करता है इम्प्योरिटी ऐड करने पर। फिर कह रहा है कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम का रेशियो ऑफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर टू द वैक्यूम इन द गिवन मीडियम, जो है आपका क्या रहता है, वेलोसिटी इज लाइट इज मैक्सिमम इन द वैक्यूम रहती है, और यहाँ पे वेलोसिटी अदर मीडियम जो है कि लेस रहती है एयर में, तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द यूनिटी। तो ये ब्रीफली याद रखेंगे। जो ये हमारा ये ऊपर वाला लो है, यहाँ पे देख लेंगे, लेट मी शो यू दिस ऑल्सो।
जो यहाँ पे आपका वैक्यूम में देखेंगे स्पीड ऑफ लाइट, वाटर में स्पीड ऑफ लाइट, ग्लास में कितनी है और डायमंड में कितनी है। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे दिख रहा है आपको? वैक्यूम में दिख रहा है, फिर वाटर में, ग्लास में ये। तो ये चीज़ ब्रीफली आप याद रखेंगे। और लाइट के बारे में थोड़ी सी जो है कि डिटेलिंग है, जो है कि बहुत बेसिक है, ये सब जो कि आप पढ़ लेंगे तो समझ में आ जाएगा कि होमोजेनियस विषय में जो है कि ज़्यादा रहेगी, कम रहेगी, या पर्चा समझ में आ गया होगा। प्रिंसिपल पार्टिकल, वेव पार्टिकल क्या होता है? प्रिंसिपल पार्टिकल बिहेव्स इन द फॉर्म ऑफ द पार्टिकल्स, वेव पार्टिकल बिहेव इन द फॉर्म ऑफ द वेव्स। देन आपको यहाँ पे क्या दिखेगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिखेगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसे कैसे निकालते हैं? किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एन एम से रिप्रेजेंट करते हैं। स्पीड ऑफ द लाइट स्पीड ऑफ द लाइट को जो है कि क्या v से जो है कि रिप्रेजेंट कर रखा है। c इज द मीडियम ऑफ द वैक्यूम, तो c बाई v क्या होता है? आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। तो इसको आप ब्रीफली याद रखेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का 1.33 होता है और गिलास का कितना होता है? 1.5 होता है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक। आई होप ये चीज़ जो है कि समझ में आ गई होगी। और यहाँ पे आपको एक फार्मूला भी दिख जाएगा, यहाँ पे शायद वो फार्मूला नहीं है स्नेल्स लॉ का, सो नो वरीज। तो स्नेल्स लॉ तो मैंने आपको बता ही दिया है। बाकी आगे देखते हैं। अब हमारे कुछ ये जो मिरर वाली चीज़ें हैं, इनको थोड़ा मैंने इलेबोरेटेड फॉर्म में हर इमेज में कर रखा है, तो इसको देखेंगे। तो इतनी सारी चीज़ें मुझे आई होप क्लियर हो गई होंगी आपको कि हमने क्या क्या पढ़ा। तो हमने अब तक पढ़ा है कि ये फोकल पॉइंट क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, पोल क्या है, ठीक। ये फोकल पॉइंट का जो है कि प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल एक्सिस किसे कहते हैं, ये सब जो है कि आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ से। फिर हमने कुछ रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा। यहाँ पे जो कि नॉर्मल एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और इंसिडेंट, रिफ्लेक्शन और नॉर्मल सेम पॉइंट पर रहेंगे। रिफ्लेक्शन में भी सेम अप्लाई होता है, बट यहाँ पे जरूरी नहीं कि एंगल ऑफ इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड जो है कि सेम नहीं हो। ये जो है आपका कांस्टेंट होता है क्या? साइन ऑफ द एंगल आई अपॉन में साइन आर, इसे हम लोग स्नेल्स लॉ कहते हैं। अब जो है देखिए क्या, रिफ्लेक्शन फ्रॉम दिस कर्वेचर और स्पेरिकल मिरर। कर्वेचर मतलब कर्व और स्पेरिकल मिरर से कैसे रिफ्लेक्शन कॉज करता है, ठीक, इसको पढ़ लेना है। तो इमेजेड फॉर्म कॉनकेव, कॉनकेव बता दिया, तो जो ऐसे वाला मिरर है, इससे जो है कि आपकी इमेज फॉर्म होने की जो पॉसिबिलिटीज है उसे दिखाएंगे, कौन सी कहाँ पे बनती है। तो देखिए, जब दी ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड दी सेंटर ऑफ द कर्वेचर, जब ऑब्जेक्ट जो है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से बियॉन्ड होता है, ये सी है, ये पोल यहाँ पे देखो इन्होंने पी लिख रखा है डायग्राम में, तो मैंने आपको वो बताया, तो बस यहाँ पे पी, पोल को पी से रिप्रेजेंट किया, ऊपर मैंने आपको फिगर में ओ से समझाया था, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। ये जो है कि यहाँ पे अगर मैं कहूँ तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, रेडियस ऑफ द कर्वेचर कहूँ तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है कि सीपी है। अगर एफ पी कहूँ तो एफ पी क्या है आपका? फोकल लेंथ है, ठीक। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। तो आप देखते हैं कि ऑब्जेक्ट को अगर हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड रखा है, तो इमेज कहाँ फॉर्म होगी? इमेज देखिए यहाँ पे आपकी फॉर्म होगी बी, बी इमेज है, ठीक। यहाँ पे आपने रखा बियॉन्ड जो है किसके? सेंटर ऑफ कर्वेचर के, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड है, तो ये जो है कि फोकल से आपके पहले ही फॉर्म होगी। और रियल है कि इन्वर्टेड? इन्वर्टेड और रियल में जो है कि देखिए, एक मिनट, रियल है कि इन्वर्टेड? देखिए रियल, इन्वर्टेड या वर्चुअल, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए अब यहाँ पे एक चीज बता देता हूँ। रियल और वर्चुअल में डिफरेंस क्या होता है? रियल और वर्चुअल में कोई भी इमेज अगर आपकी अप साइड है और वो जो है कि डाउन साइड फॉर्म हो रही है, मीन्स वो क्या क्या कहलाती है? अगर अप साइड है, अबव दी, मीन्स हमारे जो है कि क्या बोलेंगे इसे, हमारे सेंटर ऑफ कर्वेचर या प्रिंसिपल एक्सिस के अबव है और वो डाउन साइड फॉर्म हो रही है, दैट इज कॉल्ड द रियल। बट प्रिंसिपल एक्सिस के अबव है और वो इमेज भी अबव ही फॉर्म हो रही है, ठीक। यहाँ पे हमारी जो मान लीजिए रियल रियल ऑब्जेक्ट है, उसकी इमेज भी अबव अबव फॉर्म हो रही है ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, तो इसे हम लोग वर्चुअल इमेज बोलेंगे। और इसकी रियल कब होगी? जो डाउन साइड फॉर्म हो जाएगी। तो इसको जो है कि रियल और इन्वर्टेड का एक बेसिक डिफरेंस जो है कि आप समझ सकते हैं इससे। देन यहाँ पे क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? बियॉन्ड रखा गया है सेंटर ऑफ कर्वेचर के, तो इमेज कहाँ फॉर्म हो रही है आपकी? जो है कि रियल, इन्वर्टेड एंड बिफोर फोकस फॉर्म होगी। अब देखिए, ये मैंने आपको पहला पॉइंट लिखा है और इसका एक टेबल लगा होगा। यहाँ पे 6 कंडीशंस है कि जब बियॉन्ड इन्फिनिटी रखा रहेगा, या बियॉन्ड जो है कि आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल एक्सिस पे रखा रहेगा, तो इसका एक पूरा जो है आपका ये टेबल है। इस टेबल को आप जो हैशटैग रेक्टिफिकेशन करेंगे कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन, इमेज की पोजीशन और रियल आपका नेचर ऑफ इमेज कैसा फॉर्म होगा। अगर देखिए आप, ये मैंने आपको कौन सा पढ़ाया है अभी, यहाँ पे बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो कहाँ पे फोकस हो रहा है? बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में, मतलब इमेज कहाँ रखी गई थी? कर्वेचर, फोकस, और ये हमारा पोल था। बियॉन्ड द हमने क्या रखा था? बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर रखा था। तो इमेज पोजीशन कहाँ फॉर्म हुई आपकी? हमारे सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में जो है कि फॉर्म हो रही है इमेज। और कैसी हो रही है? रियल, इन्वर्टेड और डिमनिश। तो रियल, इन्वर्टेड और डिमनिश मतलब जो है कि डाउन साइड फॉर्म होगी। और ये पूरे हमारे
जो कॉनकेव का केस है, कॉनकेव मिरर के केस में सारी इमेज जो है कि रियल इन्वर्टेड फॉर्म होती है ना, ठीक, और बाकी थोड़ी एनलार्ज मैग्नीफाई। बस एक केस है जब पोल और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच में रख देंगे, जब पोल एंड प्रिंसिपल एक्सिस के बीच में आप रखेंगे तब जो है इमेज बिहाइंड द मिरर फॉर्म होगी, वो वर्चुअल होगी, मतलब आप प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही फॉर्म हो जाएगी, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड होगी। तो मैं इसको दिखा देता हूँ, ये इमेज जब ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस है, बिटवीन दी प्रिंसिपल फोकस, ठीक, यहाँ पे प्रिंसिपल फोकस में, और जो है कि पोल के बिफोर, मतलब ये जो प्रिंसिपल फोकस फोकल लेंथ होता है इनके बीच में प्लेस है, तो आपकी इमेज कैसी फॉर्म होगी, बियॉन्ड दी जो है कि आपके पोल आपका वर्चुअल इमेज फॉर्म हो जाएगी और डिमनिस रहेगी, ठीक, यहाँ पे वर्चुअल, इरेक्ट और डिमनिस फॉर्म की जाएगी। रियल के साथ इन्वर्टेड लगता है, क्यों, क्योंकि वो नीचे फॉर्म हो रही है और इन्वर्ट फॉर्म हो जाती है, वर्चुअल के साथ इरेक्ट लगता है क्योंकि वो ऊपर फॉर्म हो जाता है। तो इतना बस याद रखना है। अब इन कंडीशंस को आप जो है कि रट्टाफिकेशन कर लेंगे गाइस, ठीक, कि ऑब्जेक्ट जो है कि एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो कहाँ पे फॉर्म होगा, रियल इन्वर्टेड सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही। ऑब्जेक्ट जो है कि फोकस पे रखा गया है तो कहाँ पे इमेज फॉर्म होगी, ये आपकी जो है कि एनलार्ज इमेज हो जाएगी, ठीक, यहाँ पे देखिए एट फोकस पे रखने पे क्या हो रहा है, एट द प्रिंसिपल फोकस तो इन्फिनिटी फॉर्म हो जाएगी, एक्सट्रीमली मैग्नीफाइड रहेगी। तो ये सब आप ब्रीफली इस टेबल से रेक्टिफिकेशन कर लेंगे। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। फिर इसी तरीके से इमेज फॉर्म बाय द कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में क्या है, यहाँ पे जान रहे हैं कि आपका रिफ्लेक्शन जो है कि यहाँ हो जाएगा। आपको जैसे ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज कहाँ बनेगी, आप ये इमेजेस जो है कि समझने के लिए आप शायद कैपेबल हो गए होंगे, मैंने समझा दी, क्योंकि देखिए अगर इसी को हम समझते रह गए तो इसी में कम से कम 30-35 मिनट और लग जाएंगे। तो एक एक चीज़ को आपको खुद भी होमवर्क करना है, बिकॉज इट इज नॉट द फाउंडेशन क्लास, ये हम पीवाईक्यू क्लास कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी आपको मैंने टेबल दे रखा है, ठीक, इन्फिनिटी पे रहेगा तो प्रिंसिपल फोकस पे होगा, वर्चुअल, इरेक्ट एंड एक्सट्रीमली डिमनिस बनेगी। बिटवीन द इन्फिनिटी एंड पोल रहेगा तो अपीयर होगा बिटवीन फोकस एंड पोल। लेट मी एक्सप्लेन यू। देखिए ऑब्जेक्ट जो है कि इन्फिनाइट डिस्टेंस और ये क्या है, अब इसमें क्या है, ये कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स में जो है कि आपका फोकस और कर्वेचर अंदर होगा, तो यहाँ पे क्या है, ये आपका कर्वेचर है, फोकल पॉइंट है, पोल पॉइंट है। इमेज जो है कि आपकी इधर रखी गई है, कहाँ पे, एट द फाइनाइट पोजीशन डिस्टेंस पे रखी गई है। तो कहाँ पे फॉर्म हो रही है ये आपका, यहाँ पे फॉर्म होगी बिटवीन दी पोल एंड दी फोकस, तो बिटवीन पोल एंड फोकस फॉर्म होगी, ठीक, वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी, डिमनिस होगी। यहाँ पे आपका इन्फिनिटी और पोल के बीच में रखा गया है, तो इन्फिनिटी पे रखा गया है तो प्रिंसिपल फोकस पे हो जाएगा, और बिटवीन इन्फिनिटी पोल है तो फोकस और पोल के बीच में हो जाएगी। बस यहाँ पे यहाँ पे दो ही केस बनते हैं, तो इसको आप बिल्कुल याद रखेंगे। फिर ये मिरर फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन का। अगर देखिए तो मैग्निफिकेशन एम क्या है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, और मीन्स यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट या हाइट ऑफ द इमेज कह लीजिए। अगर यहाँ पे लीनियर मैग्निफिकेशन को रेशियो ऑफ द इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में हम करते हैं क्या, आपका जो है कि रेशियो ऑफ द इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इसको हम लोग लीनियर मैग्निफिकेशन कहते हैं, ठीक। और डेफिनेशन देख सकते हैं कि रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट टू द हाइट ऑफ द इमेज इज कॉल्ड द लीनियर मैग्निफिकेशन, और ये सेम ही है, दोनों का ऑब्जेक्ट या इमेज कह लीजिए, इनका रेशियो हमारा क्या कहता है, लीनियर मैग्निफिकेशन। अगर एक से कम है, अगर लीनियर मैग्निफिकेशन क्या एक से कम है तो साइज ऑफ द इमेज इज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से छोटा दिखेगा। अगर जो है कि क्या एक से बड़ा है तो साइज ऑफ इमेज जो है कि ग्रेटर दिखेगी ऑब्जेक्ट से, मतलब अगर लीनियर मैग्निफिकेशन कम है, ठीक, लेस देन 1 है तो क्या दिखेगा, ये साइज ऑफ इमेज है, साइज ऑफ इमेज जो है कि ये मान लीजिए रियल ऑब्जेक्ट है तो ये साइज ऑफ इमेज छोटी दिखेगी। अगर ग्रेटर देन 1 है तो ये साइज ऑफ इमेज है रियल, तो ये आपको बड़ी दिखेगी ग्रेटर देन 1 में। तो बस इतना ही डिफरेंस है, तो इसको आप जान लेंगे। फिर सेम है आपका, इसके बाद आता है क्या आपका, रिफ्लेक्शन इन द लेंस। अब देखिए अब तक मैंने क्या पढ़ा है, रिफ्लेक्शन पढ़ा है, रिफ्लेक्शन इन मिरर पढ़ा हम लोगों ने। रिफ्लेक्शन इन मिरर में क्या है, आपको 6 केसेस मिले। देखिए आपको कुछ केसेस पढ़ाए, एक था कॉनकेव का, कॉनकेव में आपको 6 केसेस देखने को मिले कि कहाँ कर्वेचर पे कैसे फॉर्म होगी इमेज की, फोकल पॉइंट पे रहेगा तो कहाँ होगा, बियॉन्ड फोकस रखा जाएगा। फिर कॉन्वेक्स में 2 केसेस मिले, ठीक, तो कॉनकेव मिरर, ठीक, यहाँ पे कॉनकेव मिरर गलत बन गया, ये कॉनकेव मिरर ऐसे है, कॉन्वेक्स मिरर ऐसे है, ठीक। तो इसमें हमारे टोटल 8 केसेस थे। इसी तरीके से रिफ्लेक्शन हिंदी लेंस भी कहा जाएगा, तो इसमें भी 8 केसेस होंगे, बट ये वाइस वर्सा हो जाता है। कैसे, ये ऑप्टिकल डिवाइस है, ये सब जो है कि पढ़ लेंगे। इसमें आपका ऑप्टिकल सेंटर, प्रिंसिपल एक्सिस रहेगी, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है कि दोनों तरफ फॉर्म होता है, अभी मैं बता दूंगा, फोकल पॉइंट भी और फोकल लेंथ भी। तो यहाँ पे देखेंगे क्या, जो आपका कोई भी जैसे कॉन्वेक्स, ये कॉन्वेक्स लेंस है तो इसमें आपका एक फोकल पॉइंट 1 होगा, एक फोकल पॉइंट 2 होगा, जिसे सेंटर 1 सेंटर 2 कहेंगे, ठीक। ओ जो है कि इसका अंदर बनेगा हमारे जो है कि मिड एक्सिस में, नॉर्मल अगर इक्वली डिवाइड करें तो पोल जो है कि इसे कहेंगे ओ को। और यहाँ पे आपको उल्टा दिखेगा, हमने ऊपर जो है कि मिरर में कॉनकेव में 6 केस पढ़े थे,
ठीक 6 केसेस इन द कॉनकेव। यहाँ पे कॉन्वेक्स में आपको 6 केसेस मिलेंगे और कॉनकेव में 2 केसेस मिलेंगे, जस्ट अपोजिट ऑफ दी, जैसे वहाँ पे कॉन्वेक्स में आपको 2 केसेस मिले थे। तो मिरर लेंस में पहला डिफरेंस ये, और यहाँ पे भी ईजी है गाइज, कोई भी एक केस में समझा दूंगा, आपको जो है कि चीजें करनी है अपने से। इन्फिनिटी पे फॉर्म होगी, देखिए अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा है तो फोकल पॉइंट पे फॉर्म होगा रियल इन्वर्टेड एक्सट्रीमली डिमनेस, और यहाँ पे भी खाली एक केस है वर्चुअल इरेक्ट का, जो कि बिटवीन दी ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में रखा जाएगा। तो सेम साइज ऑफ दी ऑब्जेक्ट जो है कि फॉर्म हो जाएगा। अब यहाँ पे कोई भी है, जैसे आपका एग्जांपल लेते हैं, बियॉन्ड 2f वाला मैं समझा देता हूँ, बाकी आप अपने से कर लेंगे, ठीक। तो बियॉन्ड 2f वाले जाते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिहाइंड एंड व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन द फोकस एंड दिस, एट द फोकस रखा गया है, वेयर इज द बियॉन्ड, बिटवीन f एंड 2f इमेज इज फॉर्म। देखिए अगर फोकस और जो है कि फोकल 2f के बीच में रखा गया है तो बियॉन्ड 2f फॉर्म हो रही है, ठीक। यहाँ पे ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे रखा गया है तो इमेज इन्फिनिटी पे फॉर्म हो रही है, अगर फोकस पे रखा गया है तो इमेज जो है कि इन्फिनिटी पे फॉर्म होगी। अगर इमेज ऑब्जेक्ट प्लेस है बिटवीन द फोकस एंड द पोल, फोकस और पोल के बीच में है, तो कहाँ पे फॉर्म हो रहा है आपका जो है कि बिहाइंड दी, जो है कि आपका फॉल्व हो जाएगा, यहाँ पे जो है कि आपको वर्चुअल देखने को मिलेगा, ठीक। ये वाला केस। देन आपका ऑब्जेक्ट एट 2f रखा गया है तो आपका 2f पे ही फॉर्म हो जाएगा, और बिहाइंड 2f रखा गया है, बिहाइंड 2f, तो ऑब्जेक्ट जो है कि आपका कहाँ फॉर्म हो रहा है, f एंड 2f के बीच में फॉर्म हो रहा है, ठीक। देन यहाँ पे देखिए आपको यही वाला फॉर्मूला आता है जो 1/u माइनस 1/v, ये सब जो है कि आपके फोकल लेंथ वाले फॉर्मूले हैं एनसीईआरटी में, वो यहीं से ड्राइव होते हैं, ठीक। इसको जो है कि देख लेंगे, अब इसमें जो समझाया है इसको काइंडली गो थ्रू इट, आपको जो है कि समझ में आ जाएगा गाइस। तो इसको हम ज़्यादा टाइम यहाँ पे नहीं करते हैं, क्योंकि इमेजेस अभी क्वेश्चन में आएगा तो मैं एक्सप्लेन करूंगा ही। और कॉन्वेक्स में आपके 2 केसेज हैं, जो ये टेबल आप रट लेंगे। फिर ये लेंस फार्मूला है, जो आपका ये 1/f का फार्मूला हो गया, जिसमें आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स -1 अपॉन में आपका क्या है, 1 अपॉन में रेडियस कर्वेचर ऑफ दी, आपका रेडियस ऑफ द कर्वेचर ऑफ लेंस 1 और जो कि रेडियस ऑफ कर्वेचर 2 लेंस का, इससे जो है कि हम लेंस फार्मूला कैलकुलेट करते हैं। इसी में इसको क्या कहते हैं, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। ये क्या होता है, v क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम द इमेज ऑफ द ऑप्टिकल सेंटर और डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, ठीक। ये हमारा फॉर्मूला है जो कि यूज होगा आगे, तो देखेंगे। और इसी को आपका फोकल का इन्वर्स कर देंगे, आपका फोकल लेंथ निकाल के इसको इन्वर्स करते हैं, 1/f को क्या लिखते हैं हम, पावर ऑफ द लेंस लिखते हैं। इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर इनवर्स, और डियोप्टर इसकी यूनिट होती है। तो ये कुछ बेसिक बातें हो गई, क्योंकि थोड़ा टाइम लग गया, आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी गाइज। थोड़ा सा मैंने जो है कि फास्ट पेज में भी किया है, थोड़ा अंडरस्टैंड करेंगे इसको आप, क्योंकि काफ़ी चीज़ें जो है कि कवर करनी होती है और ये एक सेशन में नहीं हो पाता है। तो आई होप इसको जो है कि कवर करेंगे, ठीक। देन ये सब जो है कि आप पढ़ेंगे, आप स्कैटरिंग जो भी क्वेश्चन में आएगा मैं करा दूंगा। अब आई होप इतनी सारी चीज़ें तो आपको ऑलमोस्ट क्लियर हो गई होंगी कि आपका क्या से क्या चीज़ें इसमें है। इस टेबल्स को याद रखिएगा, इन टेबल से आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, ये एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, ठीक। एनसीईआरटी से ही से लिया गया है। और ये इमेज फॉर्मेशन है, एक दो बार पीडीएफ जब अपलोड हो जाएगा, पीडीएफ जो है कि आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, तो उससे एक्सेस करके थोड़ा सा जो है कि ध्यान देंगे तो ईजिली आप कर सकते हैं। सो विद दिस नोट, आइए क्वेश्चंस को अटेंड किया जाए। अब आई होप क्वेश्चंस जो है कि अभी थोड़े सही लगेंगे। देखिए आपके क्वेश्चंस जो है कि नॉर्मली स्टार्ट होते हैं। पहला जो है कि कह रहा है कि नॉट अ लुमिनस ऑब्जेक्ट। लुमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है, दैट प्रोड्यूसेस ऑन लाइट। जैसे आपका सन क्या है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, अर्थ क्या है, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। तो कह रहा है कि फ्लेम ऑफ द कैंडल क्या उसकी खुद की लाइट होती है, बिल्कुल सही बात है। इलेक्ट्रिक लैम्प की खुद की लाइट, इस सन की खुद की लाइट, तो ये तीनों क्या हो गए, ये तीनों भैया हो गए अपने ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ये क्या है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। आपका मून जो है बेचारा, वो क्या है, नॉन ल्यूमिनस है, ये अपने खुद की लाइट नहीं है, ये लाइट रिफ्लेक्ट करता है सन से लेके, तो ये नॉन ल्यूमिनस है। अर्थ के पास भी खुद की लाइट नहीं है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। तो ल्यूमिनस नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और लाइट का आपको डिफरेंस पता चल गया होगा। फिर नेक्स्ट है, फॉलोइंग रेडिएशन हैज द हाईएस्ट एनर्जी पर क्वांटम। अब हाईएस्ट एनर्जी पर क्वांटम, ये आपका एक फॉर्मूला होता है कौन सा, जो फोटोन एनर्जी जो है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वेव फ्रीक्वेंसी के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है वेव लेंथ के, ठीक। तो फोटोन एनर्जी, फोटोन ई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ई जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ई इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी आपका स्पीड ऑफ लाइट इन द वैक्यूम अपॉन में वेव लेंथ, ठीक। वेव लेंथ जो है कि लैम्डा से रिप्रेजेंट है, बट कोई भी प्रोपोर्शनैलिटी हटता है तो हम लोग क्या लगाते हैं, कांस्टेंट। तो यहाँ पे एक प्लैंक्स कांस्टेंट कहते हैं, तो एच सी अपॉन में लैम्डा, ये क्या क्रिएट करता है,
दिस कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ द फोटोन, एनर्जी ऑफ द फोटोन कैलकुलेट करता है। और ये हमारे जो आपका क्या होता है, क्या बोलते हैं उसको, लाइन को, लेट मी शो यू, एक मिनट गाइस, यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, एक मिनट, लेट मी ओपन इट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो इसको मैं आपको जो है कि ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, एक मिनट गाइस, देख मुझे टाइम देंगे थोड़ा सा, इसको जो है आप देख लेंगे ब्रीफली यहाँ पे। सॉरी फॉर दिस इंटरप्शन, यहाँ पे मैं नोट्स में खोल रहा हूँ कि आपको जो है कि थोड़ा इसके बारे में डिटेलिंग कर दूँ। सो लेट्स ड्रॉ इट, यहाँ पे जो है कि इसको ब्रीफली बना लेंगे। यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, मैं देखिए आपको मोस्टली जो है कि इस तरफ से गामा रेज देखने को मिलेगा, मतलब इस तरफ से आपको गामा रेज दिखाएंगे, इस तरफ जो है कि रेडियो दिखाएंगे। मैं जस्ट इसका अपोजिट बता रहा हूँ, ठीक। तो मेरे पास जो डाटा है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, देखिए रेडियो वेव्स, यहाँ पे अगर वेवलेंथ बनाओ तो कुछ ये लंबी 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 वेवलेंथ होती है, और धीरे धीरे जाके ये जो है कि आपकी कॉम्पैक्ट होती जाती है ना, ठीक। तो ये कुछ, एक मिनट, इसको जो है थोड़ा और, यहाँ पे वेवलेंथ धीरे धीरे जो है आपको कम होती हुई दिखेंगी, फिर और वेवलेंथ जो है आपकी कॉम्पैक्ट होते हुए इधर जो है कि चली जाती है। तो गामा रेज देखिए सबसे इधर जो है कि आपको क्या देखने को मिलेगा, इस साइड आपको गामा रेज देखने को मिलेंगी, ठीक। गामा रेज जो है कि आपके कैंसर सेल को किल करने के लिए यूज होती है, किसके लिए, कैंसर सेल को किल करने के लिए यूज होती है। फिर एक्स रेज आती हैं, ठीक, यहाँ पे एक्स रेज देखने को मिलेंगी आपको, ठीक। एक्स रेज जो व्यू लेते हैं आपका इनसाइड ऑफ द बॉडी, ठीक, इनसाइड ऑफ बॉडी और ऑब्जेक्ट उसके अंदर के लेने के लिए। देन आपकी कौन सी आती है, अल्ट्रा वायलेट आती है, ठीक। आपकी अल्ट्रा वायलेट रेज जो कि एब्जॉर्ब बाय द स्किन, ठीक, ये क्या होती है, एब्जॉर्ब बाय स्किन और यूज्ड इन फ्लोरोसेंट ट्यूब, ठीक, फ्लोरोसेंट ट्यूब में यूज होती है। देन इसके बाद आपको आता है एक विजिबल स्पेक्ट्रम, यहाँ पे कौन सा होता है, यहाँ पे आपको विजिबल लाइट दिखती है, जिसे हम लोग विबग्योर के नाम से भी जानते हैं, ठीक। आपको जो है कि यहाँ पे VIBGYOR, ठीक। इसका जो है कि थोड़ा कम, सबसे कम टेंडेंसी बेंड होने की आर की रहती है, और सबसे ज़्यादा टेंडेंसी जो है कि वी की बेंड होने की होती है जब इस प्रिज्म से पास करते हैं। तो ये सब जो है कि आप ब्रीफली देखेंगे। तो विजिबल हो गया, यूवी हो गया, रेज हो गया, गामा हो गए। फिर आती है कौन सी आपकी, इंफ्रारेड, ठीक। कौन सी आती है, इंफ्रारेड आती है, जो ट्रांसमिट करती हैं, जैसे ये ट्रांसमिट करती हैं क्या, ट्रांसमिटेड दी हीट फ्रॉम योर सन, फायर जो भी है सन से या फायर रेडिएटर से, ये हमारे ट्रांसमिट करती है। देन आपको देखने को मिलेगी माइक्रोवेव्स, ठीक, माइक्रोवेव्स, माइक्रोवेव्स जो यूज़ होती है कुकिंग में, ठीक, रडार में, टेलीफोन में, ये माइक्रो होती है। देन रेडियो वेव्स होती हैं, ठीक, रेडियो वेव्स जो यूज़ होती है किसमें, आपके ब्रॉडकास्टिंग के लिए या टेलीविज़न में, तो ये हमारी रेडियो वेव्स होती हैं, ठीक। अब इसके बाद आपको कुछ और भी फिनोमिनास पता रहने चाहिए, लाइक दिस, कि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी, अगर अब यहाँ पे कहाँ बना है, ऊपर मैं जो है कि लिख दे रहा हूँ, ये यहाँ से, ठीक, यहाँ तक क्या है, इधर क्या है आपकी रेडियो है, रेडियो, इधर जो है कि गामा है, ठीक। तो इस तरफ जो है कि मूव करते हुए चीज़ें क्या मिलेंगी, तो फ्रीक्वेंसी आपको जो है कि बढ़ती हुई दिखेगी, ठीक। यहाँ पे अगर 10⁴ फ्रीक्वेंसी है, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आपको 10⁻20 ये हर्ट्ज में होती है, ठीक। HZ जो है कि फ्रीक्वेंसी की यूनिट है। फिर उसके बाद जो है कि फ्रीक्वेंसी के बाद आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे वेवलेंथ साइज जो है, वेवलेंथ, यहाँ फ्रीक्वेंसी के बाद बात करें तो ब्लैक लाइन से मैं लिख रहा हूँ, वेव लेंथ जो है ब्लैक ब्लैक को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वेवलेंथ आपको जो है कि कॉम्पैक्ट घटती हुई देखने को मिलेगी। फ्रीक्वेंसी क्या है, इंक्रीज हो रही है, फ्रीक्वेंसी इन द इंक्रीजिंग फॉर्म, वेवलेंथ इन द डिक्रीजिंग फॉर्म। अगर रेडियो की वेवलेंथ अगर 10⁻² है, तो हमारी गामा रेज की वेवलेंथ कितनी है, 10⁻⁻12 है, ठीक। ये जो है कि बेसिक सा डिफरेंस है। और टेम्परेचर कैसा देखने को मिलेगा, टेम्परेचर आपको यहाँ पे कॉन्स्टेंटली देखने को मिलेगा टेम्परेचर का। चलिए बाद में जो है कि थोड़ा बात करेंगे, अभी क्वेश्चंस पे आते हैं। तो यहाँ पे एनर्जी ऑफ फोटोन की बात हो रही थी, तो फ्रीक्वेंसी आपको समझ में, स्पीड ऑफ लाइट अपॉन में वेवलेंथ, तो वेवलेंथ आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे वेवलेंथ समझाना था, तो वेवलेंथ रेडियो से आपके गामा की तरफ क्या है, वेवलेंथ क्या है, डिक्रीज होती जा रही है, ठीक। यहाँ पे आप इसको भी देख सकते हैं, इसलिए मैंने ये ड्रॉ किया था। यहाँ पे वेवलेंथ जो है कि आपको कॉम्पैक्ट होते हुए देखने को मिलेगी, साइज जो है कि वेवलेंथ के बीच का डिस्टेंस कम होते हुए देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन क्या रहा है कि एनर्जी ऑफ द फोटोन जो है कि फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशन हैज द हाई एनर्जी पर क्वांटम,
कौन से रेडिएशन के पास सबसे ज़्यादा एनर्जी रहेगी, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा दिस वेवलेंथ हैज़ द हाईएस्ट एनर्जी। और ऐसा क्यों है? अमंग द ऑप्शन जो है कि 200 से 280 जो है कि रेडिएशन इज द हाईएस्ट एनर्जी पर क्वांटम। देखो कौन सा है? अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन कंटेन सफिशिएंट एनर्जी पर क्वांटम टू डैमेज द लिविंग सेल्स। तो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन जो है कि लिविंग सेल्स को मारने के लिए सबसे ज़्यादा रखते हैं, जैसे यूवीए दिस रिस्पॉन्सिबल फॉर द टैनिंग ऑफ स्किन। ये याद रखना है, यूवीए जो है आपका अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रम ए पार्ट में जो टैनिंग ऑफ द स्किन करती है। फिर जो है आपका दूसरा है यूवीबी 280 से 320 रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्किन कैंसर एंड द विटामिन डी सिंथेसिस। अल्ट्रा वायलेट जो है कि बिलो 220 पोटेंशियली द मोस्ट हार्मफुल वेवलेंथ जो है कि अब्जॉर्ब होती है। तो ये हमको याद रखना है 200 से 280। अब यहाँ देखिए आपका अल्ट्रा वायलेट रेज यहाँ पे है, ठीक। ये अब ऑब्जर्व होता है कैसे, मैंने स्किन में बताया, यूज फॉर दी फ्लोरोसेंट ट्यूब। उसी में डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी है इसकी। तो ए टैनिंग स्किन, मतलब जो स्किन जो है कि आप धूप में देखेंगे तो टी शर्ट पहनते हैं, तो ये आर्म है, यहाँ तक टी शर्ट रहेगा, तो अंदर का हिस्सा जो है कि थोड़ा जो है कि व्हाइटिश रहेगा, गोरा रहेगा, ये हल्का सा टैनिंग पड़ जाता है। तो ये कौन सा करता है? अल्ट्रा वायलेट है 320 से 400 तक की नैनोमीटर में। फिर जो है कि डिक्रीज होते हुए जाएगा, ठीक। हमारा जो है कि क्या वेवलेंथ क्या करता है? वेवलेंथ देखिए आपको देखने को मिलेगा डिक्रीज होते हुए जाता है। तो डिक्रीज हुआ तो बी में आए, जहाँ पे स्किन कैंसर और विटामिन डी सिंथेसिस होता है। सी जो है कि सबसे हार्मफुल रहता है, तो इसको आप ब्रीफली याद रखेंगे, ये 200 से 280 वाली सबसे हार्मफुल रहेगी। तो बी हमारा इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आई होप समझ में आया होगा। समझ में आ गया है तो कमेंट करके जरूर बोलेंगे, यस टाइप करेंगे। इट ऑल आपको जो है कि ऑल्सो क्लियर। देखिए क्वेश्चन में कुछ कुछ क्वेश्चन में थोड़ा डीप डाउन हो जाता है, टाइम लगता है, बट इट वर्थ इट गाइस कि आगे चीजें आपको समझ में आती होंगी। द नेक्स्ट है विजिबल रेंज ऑफ द सोलर रेडिएशन। विजिबल रेंज ऑफ सोलर रेडिएशन कौन सा है? आपका 400 से 700 नैनोमीटर वाला जो है कि हमारा विजिबल रेज है, जो सोलर रेडिएशन में विग्योर है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है वो करता है आपके ऑल टाइप एनकम्पासेस ऑल टाइप ऑफ द रेडिएशन, जो पार्ट ऑफ दैट रीचेज द अर्थ एंड द सन। जो सन से हमारे रीच करता है वो कौन सा होता है? 100 नैनोमीटर से 10⁻6 नैनोमीटर जो है कि रीच करता है। और ये बैंड जो है कि आपका 3 रेंज में होती है, इंफ्रारेड, विजिबल और अल्ट्रा वायलेट, ठीक। तो ये विजिबल वाली सबसे ज़्यादा रीच करती है, तो ये बी आंसर हो जाएगा 400 से 700 नैनोमीटर। तो ये याद रखेंगे। नैनो 10⁻ क्या होता है? -6 होता है। 10⁻ कितना होता है? -6 नैनोमीटर में -6 लगता है, तो ये आप क्लियरली याद रखेंगे। फिर वेवलेंथ के पूछ रहा है, वेवलेंथ ऑफ द एक्सटेंसिव ऑफ विजिबल लाइट कितनी होती है? वेवलेंथ विजिबल की 390 से 780 नैनोमीटर। नैनोमीटर का मतलब सिंपल सा क्या है, आप जो है कि बेसिकली जानते हैं, नैनोमीटर इज नथिंग एल्स। यहाँ पे के नैनोमीटर जो है 10⁻ जो है -6 रहता है, ठीक। सॉरी सॉरी गाइस, यही मैं चेक कर रहा था, 10⁻ -9 रहता है, माय बैड। नैनोमीटर क्या रहता है? यहाँ मैंने गलत बोल दिया, मैं यही लिख देता हूँ। नैनोमीटर जो है वो तो आपको माइक्रो होता है ना, माइक्रो जो है कि 10⁻6 होता होगा, सॉरी माय बैड, कंफ्यूजन हो जाता है पढ़ाते पढ़ाते भी। तो 10⁻⁻9 काइंडली इसको करेक्ट कर लेंगे। नैनोमीटर क्या होता है? 10⁻⁻9 मीटर होता है, 10⁻⁻9 होता है गाइस, सॉरी फॉर दिस। आपको ये थोड़ा कंफ्यूजन हो गया इतनी देर से, इसके लिए मुझे खेद है। तो 10⁻⁻9 नैनोमीटर लिखेंगे आप इसको, हाँ, सॉरी फॉर दिस यहाँ पे। तो नेक्स्ट देखते हैं, वेवलेंथ जो है कि एक्सटेंशन है, ठीक। यहाँ पे 390 से 780। फिर जो है कि वेवलेंथ ऑफ द विजुअल स्पेक्ट्रम कह रहा है इन द रेंज, तो आपका होगा 390 आर्मस्ट्रॉन्ग से आपका 700 7600 आर्मस्ट्रॉन्ग। अब यहाँ पे आर्मस्ट्रॉन्ग की जो है कि देखें, आर्मस्ट्रॉन्ग टू द मीटर भी बता देता हूँ यहाँ पे, देखिए एक मिनट, लेट मी सी इट करेक्टली फर्स्ट। आर्मस्ट्रॉन्ग, तो ये जो है कि हमारा स्मॉल यूनिट होता है, ये कितना होता है? इट इक्वल्स टू दी 10⁻⁻10, ठीक। ये जो है कि आर्मस्ट्रॉन्ग जो है, अगर देखें तो वेरी स्मॉल यूनिट है, इट इज द 10⁻⁻10 आर्मस्ट्रॉन्ग जो है कि 10⁻⁻10 मीटर जो है कि लिया जाता है, ठीक। एंड लेट मी नो कि ये करेक्ट है कि नहीं, तो ये जो है कि आप एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेंगे, 10⁻⁻10 मीटर ही होता है, तो ये आर्मस्ट्रॉन्ग है, ठीक। तो नैनोमीटर 9 होता है, एंड आर्मस्ट्रॉन्ग जो है कि आपका, यस ये करेक्ट ही है, 10⁻1 आर्मस्ट्रॉन्ग जो है कि 10⁻−10 मीटर ही रहता है। ये मैंने अपने वेरीफाई कर लिया, तो इसको जो है कि आप देख सकते हैं। फिर जगह कि ह्यूमन आई मोस्ट सेंसिटिव है विजुअल लाइट ऑफ दी वेवलेंथ पे, तो ये आपका है 5500 एमस्ट्रॉन्ग। तो ये जो है कि आप याद रखेंगे, 5500 एमस्ट्रॉन्ग पे आपको विजुअल लाइट सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। देन देखिए तो यहाँ पे देखिए नैनोमीटर में कर दिया तो एक जीरो हट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एमस्ट्रॉन्ग है तो 10⁻−10 है। नैनो में कर दिया तो एक जो है कि पॉजिटिव कर दिया, यहाँ पे इंटू 10 कर देंगे तो ये
-9 में आ जाएगा, तो 555 नैनोमीटर हो गया, ठीक। नैनोमीटर को या 10⁻⁹ (9) लिख लीजिए या nm लिख दीजिए। फिर कह रहा है कि अमंग द कलर्स मेंशन्ड बिलो, आई इज द मोस्ट सेंसिटिव टू द विच कलर, आई इज मोस्ट सेंसिटिव टू येलो एंड ग्रीन कलर, ठीक। याद रखना है कि आई मोस्ट सेंसिबल कौन से कलर के लिए है, येलो एंड ग्रीन कलर के लिए है। कि नॉर्मल लाइनिंग कंडीशन में फोटो रिसेप्टर सेल्स इन दी ह्यूमन आई मोर सेंसिटिव होते हैं, जो हमारे फोटो रिसेप्टर हैं हमारे आईज के, मोर सेंसिटिव किसके हैं, वेवलेंथ ऑफ दी 530 से 570 नैनोमीटर के लिए सबसे ज्यादा जो है कि ससेप्टेबल है। और ये कलर जो है कि येलोइश ग्रीन कलर जो होता है इसके लिए ज्यादा ससेप्टेबल होते हैं, तो ये आप बिल्कुल याद रखेंगे। फिर कह रहा है कि इसमें से करेक्ट कौन सा नहीं है, तो आइए वन बाय वन करके देखते हैं। ह्यूमन ईयर बिकम्स द मोर सेंसिटिव एट दी 1000 हर्ट्ज, क्या ये बात सच है? यस, जो है कि 1000 हर्ट्ज पे फ्रिक्वेंसी पे हमारे ईयर मोर सेंसिटिव बन जाते हैं, ये ज्यादा फ्रिक्वेंसी है। ह्यूमन आई जो है कि मोर सेंसिटिव फॉर द रेड कलर्स, तो हमने जस्ट ऊपर पढ़ा रेड कलर के लिए, येलो और ग्रीन, येलोइश ग्रीन कलर के लिए ज्यादा ससेप्टिबिलिटी है, तो ये आपका जो है कि रॉन्ग हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। फिर कह रहा है कि परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग इज 1/10 सेकेंड और विजन जो है कि 1/16 सेकेंड, तो यस 1 सेकेंड का 10th फ्रैक्शन हमारी हियरिंग का परसिस्टेंस है, और जो है 1/16 आपका किसका। अब सो विद इट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे ह्यूमन ईयर का कितना क्या है, ये पढ़ लेना है आपको। नेचर ऑफ द रेडिएशन ऑफ लाइट, नेचर ऑफ रेडिएशन ऑफ लाइट क्या होता है, बोथ वेव एंड पार्टिकल बिहेवियर, ठीक। हमारा जो है कि नेचर ऑफ रेडिएशन ऑफ द लाइट इज बोथ एक्ट एज द वेव एंड पार्टिकल नेचर, दोनों होता है। ये देख लेंगे यहाँ पे जो है कि लाइट जो है कि डुअल नेचर की तरह बिहेव करती है, लाइट एक्ट एज ए डुअल नेचर, समटाइम इट बिहेव्स वेव और समटाइम इट बिहेव लाइक द पार्टिकल। इन द 19th सेंचुरी और बिगनिंग 20th सेंचुरी में ये रियलाइज किया गया था, जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन है और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, कैन बी अंडरस्टूड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ द पार्टिकल मॉडल ऑफ द लाइट। देखिए थोड़ा सा अब क्या है कि वेव पार्टिकल मॉडल और ये जो है कि फाउंडेशन आपको थोड़ा करना पड़ेगा, 9th 10th की एनसीईआरटी इसीलिए जो है कि कही जाती है, 9th और 10th क्लास की एनसीईआरटी आपको आनी चाहिए, तो ये सब चीज़ें क्लियर हो पाएंगे। अब हर चीज़ जो है कि एक एक चीज़ को प्रैक्टिकली समझाना थोड़ा इम्पॉसिबल होता है, आई होप इस चीज़ को आप अंडरस्टैंड करेंगे। फिर सम एक्सपेरिमेंट रिक्वायर्ड है लाइट टू बी वेव, जो कि रिक्वायर होता है आपके पार्टिकल में, तो यह पाया गया था कि दोनों ही तरीके से डुअल नेचर हम समझ सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लाइट अपीयर्स टू ट्रैवल इन ए स्ट्रेट लाइन बिकॉज, लाइट स्ट्रेट लाइन में क्यों अपीयर होती है, बिकॉज द वेवलेंथ ऑफ द लाइट इज वेरी स्मॉल, तो जो है वेवलेंथ क्या होती है लाइट की, बहुत ही स्मॉल होती है, दैट्स व्हाई इट अपीयर्स टू ट्रैवल इन ए स्ट्रेट लाइन। देन जो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, हमसे पूछा गया क्या ट्रू है, कह रहा है कि लाइट हैज ए ग्रेटर वेलोसिटी, साउंड हैज ए ग्रेटर वेलोसिटी, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट, रॉकेट हैज, तो ये वेलोसिटी, देखिए इस क्वेश्चन में पूछा गया कि इसमें से ट्रू कौन सा है, तो सबकी वेलोसिटी की बात की गई है, ठीक, सबकी क्या वेलोसिटी की बात की गई है, तो सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट वेलोसिटी किसकी है, लाइट की है, ठीक, ये हमारा ट्रू हो जाएगा, सबसे ज्यादा अमंग दी वेलोसिटी की लाइट की ज्यादा है। और यहाँ पे आंसर देख लेंगे, लाइट की स्पीड क्या है वैक्यूम में, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक। वाइल इन दी स्पीड ऑफ साउंड क्या है, 0 है वैक्यूम में, एयर में कितनी है, 343 मीटर पर सेकेंड, और स्पीड ऑफ लाइट इन दी ग्लास कितनी है, दिस मच, ठीक। एंड जो है कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इज ऑलवेज ग्रेटर देन द वेलोसिटी ऑफ द साउंड, और जो है कि वेलोसिटी ऑफ द सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट एंड द रॉकेट इज क्वाइट लो देन द वेलोसिटी ऑफ द साउंड, लाइट सॉरी, तो ये जो है क्वाइट लो है, तो सबसे ज्यादा किसकी होगी, हमारी स्पीड ऑफ लाइट, विन विन सिचुएशन, सबसे ज्यादा जो है अपनी वेलोसिटी रखती है। फिर स्पीड पूछी गई है लाइट की वैक्यूम में, इज नियरली, वैक्यूम में कितनी है, 3 × 10⁻, जो है हमारे मीटर पर सेकेंड, बट यहाँ पे देखिए साउंड का 0 लिखा हुआ है, तो लाइट से कंफ्यूज नहीं होना है, 3 × 10⁸ जो है कि वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट है, ये आप याद रखेंगे। स्पीड ऑफ लाइट नॉर्मली पूछा गया है, सेम आंसर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डिपेंड्स किस पे करती है स्पीड, इट डिपेंड्स ऑन दी आपका प्रेशर डेंसिटी डिपेंडेंट ऑफ दिस टेम्परेचर, तो यहाँ पे देखिए स्ट्रिक इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पे सारे फिनोमिना पे डिपेंड करती है, तो स्पीड ऑफ लाइट डिपेंड्स ऑन दी ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ दी ट्रांसपेरेंट मीडियम जिसमें वो ट्रैवल कर रही है। अब ये जो है कि डेंसिटी इज नॉट सेम एज दी फिजिकल डेंसिटी विच इज रेफर टू दी मास बाय वॉल्यूम, ठीक, ये याद रखना है, यहाँ पे जो डेंसिटी है वो मास बाय वॉल्यूम नहीं, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द इंडिकेटर ऑफ द ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ द मीडियम रहता है, जैसे आपकी ऑप्टिकल डेंसिटी डिपेंड्स ऑफ द एयर डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, हेंस द लाइट इज द एयर डिपेंडेंट ऑन इट्स ऑप्टिकल डेंसिटी, टेम्परेचर एंड प्रेशर, और एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन जैसे मिराज जो फॉर्म होते हैं हैपन ड्यू टू चेंज इन दी ग्रेडियंट, तो ये जो है कि बिल्कुल याद रखेंगे। नॉर्मल डेंसिटी देखिए आपकी क्या है, मास बाय वॉल्यूम है, बट यहाँ पे हमारा अगर ऑप्टिकल डेंसिटी की बात करें तो वो डिपेंड करती है एयर के टेम्परेचर पे, प्रेशर पे, और जो है कि ह्यूमिडिटी मींस एयर की सराउंडिंग, मैंने बताया था जब ज्योग्राफी और फुल पढ़ाई, तो एयर जो है कि आपके छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, इसमें स्पेस है,
अब जो है रिलेटिव ह्यूमिडिटी पढ़ें या एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी पढ़ें, तो ये सब चीज़ें जो है कि आपको समझ आनी चाहिए कि यहाँ पे क्या है, ये एयर डेंसिटी ऑफ दी, तो लाइट जो है आपके एयर डेंसिटी, जिसमें हमारी ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं, टेम्परेचर प्रेशर ये डिपेंडेंट है, तो ये याद रखेंगे। इसलिए प्रेशर और डेंसिटी यहाँ भी दिया हुआ है और कह रहा है कि इंडिपेंडेंट है और टेम्परेचर, तो ये तीनों ही सही हो जाएगी, तो इसमें से एक भी ऑप्शन सही नहीं माना जाएगा। देन जो है नेक्स्ट देखें तो आपका कह रहा है कि स्टेटमेंट 1 और 2 दी गई है, लाइट ट्रेवल फास्टर इन दी एयर देन दी वाटर, तो क्या स्टेटमेंट करेक्ट है? एयर में जो है कि फास्टर ट्रेवल करेगी वाटर से, तो यस, यहाँ पे डेंसिटी थोड़ी डेंसर हो जाएगी, तो हल्का लाइट की स्पीड इम्पैक्ट करेगी, तो हमारा स्टेटमेंट 1 इज ट्रू। देन कह रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज ग्रेटर देन दी वाटर, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है एयर का ग्रेटर होगा वाटर से, तो ये आपका स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर जो है कि ज़्यादा है एयर में, तो देखिए आप लाइट अगर मीडियम दोनों सेम है तो रिफ्रैक्टिव तो सेम हो जाएगी, पर वाटर में जाएगा तो ये थोड़ा जो है टिल्ट होगा ना, तो इससे जो है कि बिल्कुल याद रखेंगे, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा? 1 इज करेक्ट, 2 इज रॉन्ग। लेट रीड द एक्सप्लेनेशन। यहाँ पे पहला तो आपको जो है कि इजिली समझ में आ गया होगा किसका क्या है। यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज नॉट ग्रेटर देन वाटर, वाटर के पास हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। सो लैंड जो लाइट क्या होती है, मैंने बताया लाइट जो है कि ऊपर ये डायग्राम इसीलिए बना के लिखा है, लाइट ज़्यादा वाटर में बेंड होगी। फिर आगे बढ़ते हैं। वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है कि मैक्सिमम कहाँ रहेगी? क्या डायमंड में, वाटर में, वैक्यूम में, हाइड्रोजन में? तो वेलोसिटी ऑफ लाइट सबसे ज़्यादा किस में होती है? वैक्यूम, 10⁸ मीटर पर सेकंड, इसको भूलना मत, वैक्यूम में सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ पे कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं है, लाइक डायमंड इन सब की तरह। सबसे मैक्सिमम कहाँ ट्रैवल करती है? वैक्यूम में करती है, ठीक। मिनिमम वाइल पासिंग थ्रू दी, मिनिमम रहेगी, स्पीड ऑफ लाइट विल बी मिनिमम वाइल पासिंग थ्रू वैक्यूम, एयर, वाटर, इन सब में फास्ट रहेगी। ग्लास में जो है कि सबसे मिनिमम रहेगी, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट और मटेरियल हैज़ दी हाईएस्ट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, तो वहाँ पे मिनिमम स्पीड ऑफ लाइट देखने को मिलेगी। तो इनमें जो है कि ग्लास का जो है कि सबसे आपको क्या हाईयर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स देखने को मिला था, तो यहाँ पे अमंग द गिवन ऑप्शन ग्लास में सबसे ज़्यादा मिनिमम स्पीड ऑफ पासिंग रहेगी। फिर है कि नेक्स्ट है टाइम टेकन टू रीच द सनलाइट अप टू द सरफेस ऑफ द अर्थ, कितना जो है कि टाइम लगता है? 8.5 मिनट्स लगते हैं, तो ये आप जो है कि रट्टाफिकेशन कर लेंगे। इसे हम लोग 499 सेकंड, इसको याद कैसे रखना है कि कभी भी जरूरत होती है तो आप सोचते हैं किसी चीज़ के लिए छोटी छोटी चीज़ 500 रुपये तो खर्चा हो ही जाएगा। जैसे एस्पिरेंट का जो है कि हो गया कि अगर आज कुछ अच्छा खाना पीना है तो भैया 500 रुपये तो बजट लेके चलना ही पड़ेगा आज के दिन में, तो ये जो है कि 499 वैसे याद रखेंगे, बस इसी को जो है कि आपको मीटर में चेंज कर देना है। तो अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे दिया गया है 8.5, तो यहाँ पे देखेंगे अबाउट जो है कि ये 8.3 बनेगा, अगर इसको 60 से डिवाइड करेंगे तो आपको एग्जैक्ट फिगर मिलेगा। यहाँ पे 8.3 मिनट्स जो है आपका रीचिंग होगा, और अप्रॉक्सीमेटली फिगर में ये सबसे पास था, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर कह रहा है कि लाइट फ्रॉम द सन जो है कब रीच कर रही है, तो 8 मिनट में अप्रॉक्सीमेटली जो है कि रीच करेगी। जैसे 499 सेकंड, सेम क्वेश्चन गाइज। फिर हाईएस्ट वेलोसिटी कहाँ पे है? ठीक लाइट में है। फिर जो है कि आपके डज नॉट जो है कि चेंज व्हेन ट्रैवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, क्या चीज़ जो है कि चेंज नहीं होगी? क्या वेलोसिटी, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, रिफ्रैक्टिव, तो ये सब चेंज हो जाएंगी, आपकी फ्रीक्वेंसी जो है कि चेंज नहीं होती है। व्हेन द लाइट ट्रैवल फ्रॉम द वन मीडियम टू अनदर, तो उसकी फ्रीक्वेंसी जो है कि चेंज नहीं होती है, बाकी वेलोसिटी, वेवलेंथ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो जाता है। यहाँ पे हमारी फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट स्टिल रिमेन्स द सेम, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर कह रहा है कि लाइट वेव पास फ्रॉम द एयर टू ग्लास, तो वेरिएबल अफेक्टेड जो है कि कौन से होंगे? कह रहा है कि लाइट जो है कि वेव पास हुई है एयर से ग्लास में, तो वेरिएबल जो है कि अफेक्ट होने वाले हैं। आपका क्या वेवलेंथ अफेक्ट होगा? बिल्कुल होगा। क्या फ्रीक्वेंसी होगी? फ्रीक्वेंसी मैंने अभी बताया सेम रहेगी। वेलोसिटी होगी? बिल्कुल होगी। तो ये दोनों चीज़ आपकी जो है कि सही होंगी। यहाँ फ्रीक्वेंसी है, यहाँ फ्रीक्वेंसी कट कर देंगे तो क्या आंसर बन जाएगा आपका डी। तो फ्रीक्वेंसी कैंसल आउट दीज थ्री ऑप्शंस एंड करेक्ट आंसर इज दी डी, वेवलेंथ और वेलोसिटी चेंज होगी। लाइट पास हो रही है फिर एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे, इसकी फ्रीक्वेंसी सेम क्वेश्चन है गाइस। फिर जो कि देखेंगे व्हेन ए लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम ए डेंसर टू द रेयरर मीडियम, अब डेंसर से रेयरर मीडियम में जा रही है कोई चीज़, तो उसका क्या होगा? इट स्पीड्स अप और बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो मैं आपको जो है कि फिगर बना के दिखाता हूँ। यहाँ पे जो है कि मान लीजिए ये लाइट है, ये आ रही है, ठीक। यहाँ पे जो है कि नॉर्मल होगा ये, ठीक। लाइट जानी चाहिए ऐसे और ये इधर बेंड हो जाएगी, तो ये जो है कि अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाएगी, ये स्पीड अप करेगी एंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यही आंसर हो जाएगा। बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो टुवर्ड्स द नॉर्मल नहीं जाएगी, ठीक। ये जो है कि टुवर्ड्स द नॉर्मल नहीं जाएगी। स्लोज डाउन एंड बेंड्स अवे, तो स्पीड अप होगी और अवे होगा, तो यही ऑप्शन सही होगा। कोई भी लाइट जो है कि ट्रेवल करती है फ्रॉम डेंसर से रेयरर मीडियम में, तो स्पीड अप होगी
और बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी। अवे फ्रॉम द नॉर्मल मतलब अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अगर ये उल्टा हो जाता है, ये जो है कि क्या है, डेंसर से रेयरर में जा रही है। अगर यही डेंसर हो जाता है, ये रेयरर, तो हमारी लाइट जो है अगर ऐसे जा रही होती तो ऐसे जाने की बजाय ये थोड़ा सा ऊपर टुवर्ड्स द नॉर्मल हो जाती। ठीक, स्पीड जो है कि क्या डाउन होती और टुवर्ड्स द नॉर्मल मूव कर जाती। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। देन मूव करते हैं आगे। आपका फॉर्मेशन ऑफ द ग्लिटरिंग कलर्स इन द थिन फॉर्म ऑफ द सोप इज रिजल्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेनन। तो कह रहा है कि जो ग्लिटरिंग कलर्स होते हैं सोप में, वो किसके फिनोमिना है, तो ये आपका टोटल रिफ्लेक्शन और इंटरफेरेंस का है। मीन्स अगर आप वो जैसे बचपन में हाथ में जो है कि आपने अपने हैंड्स में कोई सोप या हैंड वॉश से जो है कि आपने हाथ धोया होगा, फिर उसको जो है कि ऐसे सर्कल बना के अपने फूक मार के जो बैलून फुलाते हैं, वैसे किया होगा तो आपको देखिए थोड़ा देखने को मिला होगा जो ये कलर्स और ये सब दिखते हैं, तो क्या होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और इंटरफेरेंस की वजह से देखने को मिलता है। ग्लिटरिंग कलर जो है कि आपकी इसमें फिनोमिना है टोटल रिफ्लेक्शन और इंटरफेरेंस का। ठीक, लाइट वेव्स हिट ए बबल, सम ऑफ द बाउंस स्ट्रेट बैक ऑफ, और आउटर जो है कि सोप में आ जाती हैं और ये चीज़ रहती है। तो फिजिक्स को और साइंस को डे टू डे लाइफ में कनेक्ट रखिए, आपको चीज़ें आसानी से समझ में आएंगी। फिर वही है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कैन टेक प्लेस व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम, अगर लाइट जो है कि कहाँ, डायमंड टू गिलास। ठीक, अगर एयर से वाटर जा रही है, नहीं होगा, वाटर से गिलास जाएगा, एयर टू गिलास जाएगा, दोनों ही आपकी क्या है ट्रांसपेरेंट ओपेक मॉडल है, तो नहीं होगा। यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए लाइट ट्रैप होनी चाहिए, तो ये जो है कि डायमंड से गिलास में जाएगी तो ट्रैप होगी, तो आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। तो ये क्या है, कोई भी रे ऑफ लाइट जो है कि ट्रैवल करे डेंसर से रेयर मीडियम में, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है ग्रेटर देन होता है क्रिटिकल एंगल के, तो ये रे कंप्लीटली रिफ्लेक्ट कर जाती है सरफेस से। यहाँ पे अमंग में से ए हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, जहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टेक प्लेस करेगा। फिर आगे बढ़ते हैं। अगर ए डायमंड इज कट साइंस ब्रिलियंटली ड्यू टू, डायमंड कट करने की वजह से क्यों ब्रिलियंटली, मीन्स जो है कि जानते हैं डायमंड जो है कि कुछ, अगर देखें तो कुछ इस शेप का जो है कि बनाया जाता है ना। ठीक, अगर कुछ ऑक्टागोनल जो है कि शेप का होता है, ये अगर मैं बना रहा हूँ शायद ये कुछ इस तरीके से अगर डायमंड दिख रहा है, तो किस लिए होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। एक बार जो है कि लाइट गई तो इसके अंदर टक 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 यहाँ पे जो है कि रिफ्लेक्ट कर रही है, तो ये ब्राइटनेस जो है कि इसका दिख रहा है, तो ये जो है आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से है। इसका कोई वीडियो जो है कि आपको देखना है तो बस कोई शॉर्ट वीडियो डालिए कि डायमंड का TIR वीडियो, तो शॉर्ट्स में आपको हज़ारों वीडियो दिख जाएंगे, कोई एक वीडियो देख के अच्छे से एक्सप्लेन जो है कि समझ लेंगे। फिर जो आपका ये क्या होता है, डायमंड साइन करता है ग्लास पीस से, बिकॉज इसका जो है कि लो क्रिटिकल एंगल होता है। क्या होता है इसका क्रिटिकल एंगल जो है कि लो होता है अप्रॉक्सिमली 24.4 डिग्री, तो ये जो है कि इसका क्रिटिकल एंगल जो है कि लो होता है, दैट्स वाई। आई होप ये चीज़ क्लियर होगी। फिर डायमंड अपीयर्स टू दी लस्ट्रस बिकॉज, लस्ट्रस क्यों होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से। फिर जो है कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साइनिंग ऑफ द डायमंड कट्स इन द प्रॉपर वे, किस वजह से होता है, बिकॉज इसका हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ठीक, फिर कह रहा है असर्शन और रीजन दिया हुआ है हमारे पास। ठीक, असर्शन और रीजन है, यहाँ पे असर्शन क्या कह रहा है, असर्शन कह रहा है कि डायमंड स्पार्क मोर देन ए ग्लास इनिशिएशन कट टू दी शेप। ठीक, क्या ये सही बात है, बिल्कुल सही बात है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डायमंड जो है कि लेस रहता है, नहीं, हमने जस्ट ऊपर पढ़ा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है कि डायमंड का क्या मोर रहेगा, तो यहाँ पे आर फॉल्स हो जाएगा, तो ये सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, यहाँ से आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं जो कि अबाउट टू दिस है। फिर ऑप्टिकल फाइबर किसके प्रिंसिपल के वर्क करता है, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे वर्क करता है। जो ऑप्टिकल फाइबर रहता है इसमें जो है कि लाइट जो इंडक्टली ट्रैप होती है, वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे जो है कि वर्क करती है। फिर फिनोमिना है यूज इन द ऑप्टिकल फाइबर ट्रांसमिशन ऑफ द लाइट एनर्जी, तो किस लिए होता है टोटल एनर्जी रिफ्लेक्शन की वजह से। फिर वही क्वेश्चन है, फिनोमिना ऑप्टिकल फाइबर टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी सॉरी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, बोलते बोलते हो जाता है, अपॉलॉजीज फॉर दिस। तो यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। फिर इन फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन सिग्नल ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ, तो किसके में लाइट वेव में होता है। ठीक, फाइबर ऑप्टिक में लाइट वेव में जो है कि ट्रेवल करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है आपका जो है कि फाइबर ऑप्टिक्स बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द TIR, सही बात है। ऑप्टिकल फाइबर जो है कि आपका सिस्टम लो कंज्यूम करता है, ऑप्टिकल फाइबर में फ्री फ्रॉम द रेडियो फ्रीक्वेंसी इंटरफेरेंस, तो ऐसा है नहीं है, ऐसा जो है कि आप देखेंगे क्या यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे फ्री फ्रॉम दी रहता है, तो ठीक ये करेक्ट है, अभी मैं इसको समझा दूंगा। फिर यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन कह रहा है कि इन दी रिलायंस ग्रुप जो है कि इंडस्ट्री एंगेज जो है कि मैन्युफैक्चर ऑफ दी ऑप्टिकल फाइबर, तो ये जो है कि गलत है। यहाँ पे 3 सही है, देखेंगे आपका क्या, जो ऑप्टिकल फाइबर्स हैं वो थिन फ्लेक्सिबल और ट्रांसपेरेंट केबल रहते हैं, मेड ऑफ द ग्लास, सिलिका से बने होते हैं। प्लास्टिक केबल वर्क किस पे करते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे वर्क करते हैं। ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन सिस्टम पावर कंजम्पशन जो है कि एक्सट्रीमली क्या रहता है, लो रहता है, तो सेकंड करेक्ट हो गया।
और फ्री फ्रॉम किससे रहती हैं? रेडियो फ्रिक्वेंसी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस से, तो इससे जो है कि फ्री रहती है, फ्री नहीं होती है, मैंने बोल दिया था गलती से, उसको करेक्ट कर लेंगे। और इंडिया में देखेंगे तो इंडिया में क्या, कौन? स्टेराइल टेक, इंडिया में कौन? स्टेरलाइट टेक कंपनी जो है, उन्होंने ऑप्टिकल फाइबर बनाना शुरू किया था 2000 में, ना कि रिलायंस में। ठीक, तो ये ब्रीफली ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, ये हमारा गलत हो जाएगा, तो ए इज द आंसर। देन जो है नेक्स्ट है आपका एंडोस्कोप, यूज बाय द डॉक्टर्स एग्जामिनिंग द पेशेंट स्टमक, वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। जो हमारे जो है कि स्टमक में कुछ भी होता है या हॉलो कैविटी और ये सब देखने के लिए यूज की जाती है, ठीक, इंटीरियर ऑफ द ऑर्गन और कैविटी ऑफ द बॉडी, तो उसके लिए आपको टीआईआर प्रिंसिपल पे ही, टीआईआर प्रिंसिपल बोलते हैं इसको, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यूज करते हैं डॉक्टर। एंडोस्कोपी जो होती है, एंडोस्कोपी, उसमें यही यूज होता है। नेक्स्ट एंडोस्कोप, टीआईआर, ठीक। रीजन ऑफ द मिराज क्यों है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट है। मिराज क्या होता है? कॉल्ड बाय द रिफ्लेक्शन एंड टोटल रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। एयर डेंसिटीज में डिफरेंट होती है। डेजर्ट एरिया में मीन्स क्या होता है, जैसे आप डेजर्ट एरिया है, ये पूरा डेजर्ट एरिया है, यहाँ पे आपको जो है कि पेड़ पौधे और दूर से दिखेंगे तो पानी, जैसे आप सिंपली देखें तो गर्मियों में रोड पे चलते हैं तो लगता है एकदम भाप से दिखती है, हल्का हल्का लगता है कि वो जो है कि आगे पानी फॉर्म है, तो ये किसका रिफ्लेक्शन है? ये मिराज है, किसी को कहते हैं। तो आई होप इसको आप ब्रीफली देख लेंगे। एंड मिराज फॉर्मेशन किस लिए होता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से। नेचुरल फिनोमेना पूछा गया है इसमें से मिराज फॉर्म होने का, तो क्या टेरेस्ट्रियल हीटिंग है? ठीक, यहाँ पे आपकी टेरेस्ट्रियल हीटिंग होगी, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट नहीं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होगा, डिफ्रेक्शन नहीं होगा। यहाँ पे 1 और 3 करेक्ट हो जाएगा, टेरेस्ट्रियल हीटिंग और रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। मैंने रोड का एग्जाम्पल इसलिए दिया कि रोड जो गर्म होती है तो आपको ऐसा थोड़ा देखने को मिलता है। फिर जो है फॉलोइंग रिफ्लेक्ट बैक टू दी मोर सनलाइट एज कम्पेयर टू दी अदर थ्री, तो यहाँ पे लैंड कवर्ड विद द फ्रेश स्नो, जो एल्बिडो इफेक्ट होता है, एल्बिडो इफेक्ट, किसका एल्बिडो सबसे ज़्यादा होता है? आपके जो है कि आई सीट का, इन सब का सबसे ज़्यादा होता है। ज्योग्राफी में अच्छे से मैंने पढ़ाया है, वहाँ से आप देख लेंगे। तो 80 से 95% जो है कि फ्रेश स्नो रिफ्लेक्ट कर देती है लाइट। देन आगे देखते हैं टेक्निक टू इंटीग्रेट दी मार्क द इमेज ऑफ द 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। ये क्या होती है? होलोग्राफी कहलाती है। ठीक, ऑडियोग्राफी, फोटोग्राफी क्या है? ऑडियोग्राफी ऑडियो से रिलेटेड, फोटोग्राफी पिक्चर से, लेक्सियोग्राफी मैपिंग से। ठीक, या यहाँ पे देख लेंगे आपका होलोग्राफी है, पॉपुलरली जो है कि आपका माइक्रोफिल्म फ्लैट पीस ये कंटेन करती है माइक्रो न्यूज़पेपर, तो टेक्निक जो है कि इंटीग्रेट करने की होलोग्राफी कहलाती है। जो होलोग्राम्स होते हैं, आप देखते हैं वो जो टिकट्स लगती हैं, तो वो होलोग्राम्स तो हैं एक तरह के, तो आप याद रखेंगे इससे। आपका यूज़ करता है 3 डायमेंशन, तो होलोग्राफी कहते हैं इसको। फिर जनरेटिंग इमेज ऑन दी स्क्रीन बाय फोकसिंग एन इलेक्ट्रो बीम ऑन दी फॉस्फोरस कोटेड स्क्रीन, इसे क्या कहते हैं? रोस्टर स्कैन कहते हैं। ठीक, अब जो हमारा रोस्टर स्कैन, जो CTR कैथोड रे ट्यूब स्कैन होता है, CRT, जैसे MRI स्कैन है, उसी तरीके से आपका CRT स्कैन है, जिसे हम लोग रोस्टर स्कैन कहते हैं। रोस्टर स्कैन यूज इन दी CRT कैथोड रे मॉनिटर्स इन विच इलेक्ट्रॉनिक बीम प्रोजेक्ट की जाती है इलेक्ट्रॉनिक गन टू जनरेट एन इमेज ऑन दी स्क्रीन, ये आप याद रखेंगे। ठीक, देन रमन्स इफेक्ट की बात है, डील्स विद द लाइट रेज पासिंग थ्रू, तो रमन्स इफेक्ट जो है कि सारे ट्रांसपेरेंट मीडियम में फ्लूइड डायमंड जो है कि रमन्स इफेक्ट यूज किया जाता है। डील्स विद द लाइट रेज पासिंग थ्रू ए ऑल ट्रांसपेरेंट मीडियम अकॉर्डिंग टू दिस, आपका बीम ऑफ द लाइट ट्रावर्सेस ए डस्ट, जो कि सैंपल ऑफ केमिकल कंपाउंड जो है कि चीज़ें रहती हैं, तो ये आप बिल्कुल याद रखेंगे। फिर फॉर प्रोड्यूसिंग ए साउंड अ CD कॉम्पैक्ट डिस्क ऑडियो प्लेज ए कौन सा? क्वार्ट्ज क्रिस्टल, टाइटेनियम निडल, या जो है आपका लेजर बीम या बेरियम टाइटेनियम सेरेमिक, तो जो है कि CD जो है कि आपका क्या? लेजर बीम यूज करती है guys। तो आपको जो है कि ब्रीफली याद रहना चाहिए, लेजर बीम इज द यूज बाय CD प्लेयर इमिट दैट अल्ट्रा वायलेट लेजर बीम्स रेडिएशन, तो ये आपको याद रहना चाहिए। फिर CD जो है कि कॉम्पैक्ट है, ठीक है, हो रहा है ऑडियो वीडियो जो है कि चल रही है इसमें, सीन दी जो है कि सनलाइट रेनबो लाइक कलर्स दिखते हैं, तो किस वजह से हो जाता है? रिफ्लेक्शन एंड डिफ्रैक्शन की वजह से होता है। ठीक, यहाँ पे जो है कि रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है, डिफ्रैक्शन की वजह से। जैसे CD है तो आपके वो स्पेक्ट्रम कलर क्यों दिखते हैं? तो वो रिफ्लेक्शन और दिस डिफ्रैक्शन की वजह से दिखते हैं। तो आई होप ये स्मॉल क्वेश्चन है, ये तो नॉन क्वेश्चन हो गया। फिर सेम क्वेश्चन है यहाँ पे देखेंगे, सेम नहीं, यहाँ आपका क्वेश्चन स्टेटमेंट दिया हुआ है और व्हाट इज द करेक्ट, तो आपको बताना है करेक्ट क्या है। तो ठीक है, लाइट जो है लॉन्गर वेवलेंथ की, लाइट ऑफ द लॉन्गर वेवलेंथ स्कैटर मच मोर देन द लाइट ऑफ द शॉर्टर वेवलेंथ, जो आपके लॉन्गर वेवलेंथ की लाइट है वो स्कैटर ज़्यादा होती है शॉर्टर से, क्या ये सही बात है? नहीं, तो ये जो है कि गलत बात हो जाएगी। शॉर्टर वेवलेंथ की लाइट जो है कि ज़्यादा नहीं होती हैं, लॉन्गर से कम होती हैं। फिर कह रहा है कि ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। फिर स्पीड ऑफ द लाइट कह रहा है इज विजिबल इन द वाटर 0.9 टाइम्स एंड द स्पीड ऑफ द वैक्यूम, तो ये भी गलत है। स्पीड इन द लाइट जो है कि आपका जो है कि वाटर में 0.5 टाइम्स दी स्पीड नहीं होता है, वैक्यूम में सबसे ज़्यादा होती है स्पीड ऑफ लाइट, ऊपर से पढ़ते हुए आ रहे हैं।
ये भी गलत हो जाएगा। फिर रेडियो वेव प्रोड्यूस बाय द रेपिडेटली ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक करंट्स, तो रेडियो वेव जो है कि प्रोड्यूस होती है रैपिडली ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक करंट से, जो ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक करंट है, तो यस ये हमारा करेक्ट होगा। फिर कह रहा है कि टू डिटेक्ट दी ओवर स्पीडिंग ऑफ द व्हीकल्स, जो हमारे जो स्पीडोमीटर्स लगे होते हैं जो ओवर स्पीडिंग को कैप्चर करते हैं, पुलिस जो है कि कौन सा डॉपलर इफेक्ट ऑफ दी आपके रिफ्लेक्टेड शॉर्ट वीडियो वेव्स का यूज करते हैं, तो ये याद रखना है। तो यहाँ पे थर्ड जो है कि हमारा डी इज द करेक्ट। इसको ब्रीफली देख लेंगे, यहाँ पे चीज़ें जो है कि लिखी हुई है कि क्या कि डेल्टा फॉर्मूला में नहीं जाना है, ठीक, इसको एक बार बेसिकली पढ़ लेंगे तो चीज़ें समझ में आ जाएंगी। फिर यहाँ क्या है नेक्स्ट आपका असर्शन और रीजन दिया हुआ है। असर्शन दिया हुआ है कि इन ए मोशन पिक्चर यूजुअली 24 फ्रेम्स आर प्रोजेक्टेड एवरी सेकंड ऑफ द होल लेंथ ऑफ द फिल्म, तो क्या ये करेक्ट है? बिल्कुल करेक्ट है। मतलब यूजुअली 24 फ्रेम की बनाई जाती है। फिर जितना ज़्यादा क्वालिटी होती है, जैसे आपकी 4K क्वालिटी है, फिर 4K के बाद पता नहीं 8K क्वालिटी आती है, तो उसमें फ्रेम्स बढ़ाई जाती हैं। नॉर्मली जो 1080p वाली है, जिसे हम लोग HD इमेज कहते हैं, तो कह रहे हैं कि मोशन पिक्चर में 24 फ्रेम प्रोजेक्टेड एवरी सेकंड, मतलब एक सेकंड में उसमें जो है कि 24 फ्रेम, मतलब एक बार जो है कि किसी एक इमेज को हम कोई पिक्चर कैप्चर करते हैं तो वो एक इमेज होती है, तो एक सेकंड में वो 24 इमेज को जो है कि करते हैं। ये हमारा फिल होल फिल्म का जो है कि एक चीज़ है एवरी सेकंड के लिए। फिर रीजन कह रहा है कि एन इमेज फॉर्म ऑन द रेटिना ऑफ एन आई परसिस्ट अबाउट 0.1 आफ्टर द रिमूवल ऑफ द स्टिमुलस, तो क्या एक सही है? नॉट, इट इज नॉट करेक्ट। तो आई थिंक ये गलत है, तो ये हमारा जो है कि गलत होगा। इमेज जो है कि फॉर्म होती है रेटिना पे, ये जो कि परसिस्टेंस नहीं रहती है। ये आपका कितना परसिस्टेंस मैंने बताया था, 1/16 होता है, ठीक। 0.1 तो 1/10 हो गया ना, वो तो साउंड का परसिस्टेंस हो गया, ठीक। ये क्या है? 1/10 इज द परसिस्टेंस ऑफ द साउंड, ठीक। ईयर के लिए है। आई के लिए कितना है? 1/16 है। परसिस्टेंस जो है कि परसिस्ट करती है कब तक जाके? 1/16 के लिए। ह्यूमन आई में लाइट रेज गेट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू दी न्यूरल इम्पल्सेज एट, कहाँ पे न्यूरल इम्पल्स पे होती है? रेटिना पे। जो भी आपका आई का स्ट्रक्चर जानते हैं, तो रेटिना पे जाके तब वो हमारे इम्पल्स में जो है कि हमें सिग्नल देती है, तो हम उसे देख पाते हैं। तो ये आप याद रखिएगा, विजुअल रिसेप्शन जो है कि रेटिना पे होता है, जहाँ पे फोटो रिसेप्टर सेल्स जो कि कोन्स और रॉड्स कहलाते हैं गिव इमेज कलर और शैडो, जो इमेज ट्रांसमिट होती है न्यूरल इम्पल्सिस के लिए और ट्रांसमिट होती है हमारे नर्व और ब्रेन उसको प्रोसेस करता है। इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं आपके साथ, जो आप इस लेक्चर देख रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो ये सब जो है कि काम विद इन माइक्रो सेकेंड्स हो रहा है आपके साथ। इमेज जो है कि फॉर्म होती है रेटिना पे, तो उसे क्या कहते हैं? स्मॉलर देन दी ऑब्जेक्ट बट इन्वर्टेड, इन्वर्टेड रहती है, स्मॉलर रहती है, ठीक। ये इमेज फॉर्म होती है रेटिना पे। देन गाइज यहाँ पे आई थिंक वी शुड पॉज, अब कल कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक। यहाँ पे अभी देखिए बहुत सारे क्वेश्चन हैं, वी विल डू इन दी नेक्स्ट सेशन, ठीक। अगले सेशन में इन सब चीज़ों को करेंगे क्योंकि टाइम लगेगा, अभी आगे थोड़े कॉन्सेप्ट्स हैं। अभी हमने आज 50 क्वेश्चन अप्रॉक्स कर लिए हैं, तो नेक्स्ट सेशन में अचानक से जो है कि मैंने पॉज कर दिया, तो आप भी सोच रहे होंगे अब तक तो फ्लो में पढ़ रहे थे, तो यहाँ पे पॉज करते हैं, ये पार्ट 1 कंप्लीट करते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट सेशन में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक। जितने भी क्वेश्चन है इसको एक दो बार रिवाइज करिएगा, एक दो जगह छोटी गलतियाँ हुई उसके लिए जो है कि आप थोड़ा इंप्रूव कर लेंगे। आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो फिर आपको पता ही है क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, लाइक सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम वाइडर रीच तक पहुँच सकें और जो है कि चीज़ों को अच्छे से स्मूथली कवर कर सकें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन साइनिंग ऑफ दिस साइड आशीष भास्कर, हैप्पी लर्निंग, डू रिवीजन, और जो है कि जो भी होमवर्क दो उसे करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टाटा बाय बाय, टेक केयर।